हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। दोनों की बात सुनकर आहान जान जाता है कि मोहिता और राजन के बीच की दुश्मनी 10 साल पुरानी है। आहान उन दोनों से उनके रिश्ते के बारे में पूछता है, पर वो दोनों ही कुछ नहीं बताते। मोहिता आहान को उसे जान से मारने के लिए मना कर देती है। अगली सुबह राजन वहाँ से चला जाता है। आहान भी नाश्ता करके वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है, पर फिर उन्हें एक आदमी मिलता है जो धनंजय से मिलना चाहता है। जब आहान पूछता है उन्हें धनंजय से क्यों मिलना है, तब वो कहता है कि वो चाहता है कि वो अपने परिवार को आकर संभाल ले। परिवार के बारे में सुनकर आहान और मोहिता दोनों बहुत हैरान हो गए थे। उन्होंने कभी भी धनंजय के परिवार के बारे में नहीं सोचा था। उन्हें हमेशा लगता था कि उनका परिवार नहीं था और वो अकेले ही थे। इतने सालों से धनंजय ने भी उन्हें अपने परिवार के बारे में कुछ नहीं बताया था, पर अब अचानक से धनंजय के परिवार का सदस्य उनके सामने खड़ा था और वो नहीं जानते थे कि ये बात सच थी या नहीं। अब तो धनंजय भी मर चुके थे, इसलिए उनसे भी कुछ पता नहीं कर सकते थे। आहान और मोहिता ने उनका रूम भी अच्छे से देखा था, पर उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं मिला था जिससे उनके परिवार के बारे में कुछ पता चलता। आहान ने बिना बात घुमाए उस आदमी से कहा, आप लेट हो गए हैं। धनंजय सर की कुछ दिन पहले मौत हो गई है। वो आदमी ये बात सुनकर 2 कदम पीछे हो गया था। उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने कहा, ये तुम क्या बोल रहे हो? मेरी जब उनसे बात हुई थी तब तो बिल्कुल ठीक थे, तो फिर अब क्या हो गया? उनकी मौत कैसे हो सकती है? आहान और मोहिता को समझ नहीं आ रहा था कि वह उन्हें क्या बोलें। धनंजय की मौत उम्र और डिप्रेशन की वजह से हुई थी। आहान के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसने बहुत सोचने के बाद कहा, उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी और इस वजह से वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। आहान की बातें सुनकर वो आदमी उसे और मोहिता को ऊपर से नीचे घूरने लगा। उन दोनों को लेकर उस आदमी के मन में बहुत सारे सवाल थे। उसने बहुत पोलाइटली आहान से पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ आपका उनसे क्या रिश्ता था? आहान ने कहा, वो मेरे गुरु थे और मैंने अपने आप को हमेशा उनका स्टूडेंट माना है। उसका साथ देते हुए मोहिता ने कहा, ये परिवार जैसे ही हैं। ये सुनकर उस आदमी ने मोहिता से पूछा, और आप कौन हैं? मोहिता को इस सवाल का जवाब देना नहीं आया और वो आहान की तरफ देखने लगी। आहान ने कहा, आप ये समझ सकते हैं कि सर ने इन्हें अडॉप्ट किया है और वो तब से उनका ख्याल रख रही थी। उन दोनों की बात सुनने के बाद भी उस आदमी के मन में बहुत सारे सवाल थे। उस आदमी का चेहरा देखकर आहान समझ गया कि उनके मन में बहुत सारे सवाल थे। उसने कहा, अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो सर का घर पास में ही है, चलिए हम वहाँ चलते हैं। वह आदमी इस बात से सहमत हो गया और उसने कहा, ठीक है। इसके बाद तीनों धनंजय के घर की तरफ चले गए। धनंजय का घर बहुत सिंपल था। जब घर में घुसते ही उस आदमी ने धनंजय की माला लगी तस्वीर देखी, तब वो समझ गया कि वो दोनों झूठ नहीं बोल रहे थे। उसने कुछ देर धनंजय के बारे में सोचा और फिर उन दोनों से कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। पता नहीं वो शांति से गए या उनके मन में कुछ बात थी, पर अब वो चले गए हैं तो फिर फैमिली में जो मैटर्स हैं वो हमें ही सुलझाने पड़ेंगे। आहान और मोहिता को इन सब बातों से खास फर्क नहीं पड़ता था, पर कुछ सोचने के बाद उस आदमी ने कहा, क्या क्या मैं आपसे मदद मांग सकता हूँ? इस पर आहान ने पूछा, क्या मदद? उस आदमी ने कहा, क्या आप मेरे साथ अहमदाबाद चलेंगे? आहान हैरान हो गया और उसने कहा, अहमदाबाद? क्या आप अहमदाबाद की चोपड़ा फैमिली की बात कर रहे हो? अहमदाबाद सुनकर आहान के दिमाग में चोपड़ा फैमिली आई। उसने नहीं सोचा था कि धनंजय अहमदाबाद की चोपड़ा फैमिली का हिस्सा हो सकते थे। उन्होंने कभी उससे अपनी फैमिली के बारे में बात नहीं की थी। उस आदमी ने पूछा, क्या आप उन्हें जानते हो? आहान ने कहा, बस उनके बारे में सुना है। वो आदमी मुस्कुराने लगा। वो बहुत खुश था कि आहान ने उनके परिवार के बारे में सुना था। आहान ने फिर पूछा, पर आप हमेशा क्या मदद चाहते हैं? हम क्या करें? उस आदमी ने कहा, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ चलें और बताएं कि धनंजय सर की मौत हो चुकी है। आहान ने कहा, क्यों? क्या आप उन्हें खुद नहीं बता सकते? उस आदमी ने ना में अपना सर हिलाया और कहा, कुछ फैमिली रीजंस हैं जो मैं आप दोनों को नहीं बता सकता, पर मैं चाहता हूँ कि आप दोनों मेरे साथ चलें। ऑब्वियसली आपको ये काम करने का रिवार्ड भी ज़रूर मिलेगा।
ये जाहिर सी बात थी कि आहान वहाँ पर नहीं जाना चाहता था, पर वो मना कर पाता उससे पहले ही मोहिता ने कहा, अगर आपको सच में मदद चाहिए तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। यह सुनकर आहान बहुत हैरान हो गया। उसने मोहिता की तरफ देखा, जैसे वो जानना चाहता था कि उसने ऐसा क्यों बोला था, पर मोहिता के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वो बस उनकी मदद करना चाहती थी। ये बात सुनकर वो आदमी बहुत खुश हो गया। उसने कहा, थैंक यू सो मच। आहान को लगा कि उसे ऐसा नहीं होने देना चाहिए था, इसलिए उसने मोहिता को साइड में खींचा और उससे पूछा, ये तुम क्या कर रही हो? इस सवाल से साफ समझ आ रहा था कि वो चाहता था कि वो उसकी मदद ना करे, पर फिर भी मोहिता ने कहा, मैं बस उनकी मदद कर रही हूँ। आहान ने कहा, क्या तुम्हें नज़र नहीं आ रहा कि उनकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हुई है, इसलिए उन्होंने सर को वापस बुलाया है। वो चाहते हैं कि सर कोई फाइनल डिसीजन ले। वो लोग आपस में लड़ रहे होंगे और अगर तुम चली गई तो तुम भी फंस सकती हो। जो आहान ने सोचा था उसके बारे में मोहिता ने भी ज़रूर सोचा होगा, पर फिर भी उसने ऐसा फैसला ले लिया था। उसने कहा, मैं ये सब अपने लिए नहीं बल्कि सर के लिए कर रही हूँ। ये सुनकर आहान हैरान था। उसे लग रहा था कि ये रीज़न नहीं होना चाहिए, पर अगर ये रीज़न था तो भी उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए। आहान ने कहा, अगर तुम ये सर के लिए करना चाहती हो तब भी तुम्हें नहीं जाना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है सर इतने वक्त से अपने परिवार के पास क्यों नहीं गए होंगे? उन्होंने कभी अपने परिवार का जिक्र तक नहीं किया। भले ही उस आदमी ने कहा कि सर से उसने बात की थी, पर वो सच बोल रहा था या फिर झूठ, ये किसे पता है। इन सब बातों से साफ होता है कि सर उस परिवार से रिश्ता नहीं रखना चाहते, और फिर तुम कौन होती हो वहाँ जाने वाली? आहान को नहीं पता था कि मोहिता ने इन सब के बारे में भी सोचा था या नहीं, पर अगर नहीं तो फिर उसके लिए उसे ये सब बताना ज़रूरी था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मोहिता कोई प्रॉब्लम में फंस जाए। उसे उस आदमी की बात पर भरोसा नहीं था, क्योंकि अगर मोहिता ये बात साबित नहीं कर पाई कि धनंजय मर चुके हैं तो फिर वो आदमी मोहिता के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता था। मोहिता ने कुछ सोचा और कहा, मैं बस उन्हें सच बताने जा रही हूँ, बाकी किसी काम से मुझे कोई लेना देना नहीं है। उनको ये बात बताने के बाद मैं वहाँ से आ जाऊँगी। आहान ने मोहिता को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं मान रही थी, इसलिए आहान मजबूर था। वो उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता था। उसने मोहिता की तरफ देखा और पूछा, क्या तुमने पक्का फैसला कर लिया है? मोहिता ने कहा, हाँ। उसने उसकी बात कंसीडर करने के बारे में भी नहीं सोचा था। आहान ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलता, पर मुझे कुछ काम है इसलिए। आहान अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही मोहिता ने कहा, तुम्हें यह करने की ज़रूरत नहीं है। ये फैसला मेरा अपना है, इसलिए तुम्हें जिम्मेदारी लेने की या मेरी मदद के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। आहान उसके सामने शो ऑफ करना नहीं चाहता था, पर वो जानता था कि अगर वो उसके साथ जाता तो फिर चीज़ें आसान होती, पर वो नहीं जा सकता था। इतनी बात होने के बाद वो लोग फिर से उस आदमी के पास आ गए। उसे डर था कि कहीं आहान से बात करने के बाद मोहिता अपना फ़ैसला बदल ना दे, इसलिए उसने तुरंत पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है ना? मोहिता ने कहा, हाँ सब ठीक है। उस आदमी ने पूछा, तो आप मेरे साथ चलेंगी ना? हाँ मैं चलूँगी। सर के मुझ पर बहुत सारे एहसान हैं और मुझे उन्हें चुकाने का मौका मिल गया है। ये सुन उस आदमी ने चैन की सांस ली और कहा, आपका उनसे रिश्ता बहुत गहरा और अच्छा होगा। आहान को मोहिता का ये फैसला बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर अब उसने फैसला ले लिया था तो वो कुछ नहीं कर सकता था। उसे मोहिता के फैसले का सम्मान करना ही था। उसने कहा, तो फिर अब मैं चलता हूँ। मोहिता ने कुछ नहीं कहा और बस सर हिला दिया। वहाँ से निकलने के बाद आहान तुरंत दिशा से मिला। पहले उसने दिशा से सिर्फ गोल्ड के बारे में बात की थी और बाकी के फैसले उसके हाथ में थे, इसलिए वो जानना चाहता था कि दिशा ने आगे क्या सोचा था। जब वो ऑफिस आया तब दिशा ने प्रोफेशनल सूट पहना हुआ था और उसे देखकर कोई भी बहुत सीरियस हो सकता था। वो कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट थी, इसलिए उसका सीरियस दिखना और होना बहुत ज़रूरी था। उसने कहा, आहान सर। आहान ने उसकी तरफ देखा और कहा, प्लीज़ हैव अ सीट। वो आहान को पहले से जानती थी, इसलिए उसके लिए ज़्यादा फॉर्मल होना ज़रूरी नहीं था। वो सीधा उसके सामने बैठ गई। आहान ने भी सीधा काम की बात की और पूछा, जो मैंने आपसे करने के लिए कहा था उसके बारे में क्या अपडेट है? दिशा एक बहुत ही प्रोफेशनल लड़की थी और अपने काम को बहुत सीरियसली करती थी। अपने टैलेंट की वजह से वो वाइस प्रेसिडेंट बनी थी। इन दिनों उसने बहुत मेहनत से सारे रेट्स एनालाइज किए थे और कुछ ज्वेलरी बिजनेसमैन से बात करने की भी कोशिश की थी। सब कुछ ऑर्डर में देखकर आहान बहुत खुश था। दिशा ने सच में बहुत अच्छा काम किया था।
आहान ने उससे कहा, थैंक यू, आपने इस काम के लिए इतनी मेहनत की। अगर आप नहीं होती तो मैं ये सब शायद इतना स्मूथली नहीं कर पाता। सब चीज़ें सेट हो जाएंगी, तब मैं शनाया से बोलूँगा कि वो आपको थोड़े दिन की छुट्टी और बोनस दे दे। आपने मेरे लिए बहुत मेहनत की है। दिशा ने कहा, ये सब तो मेरे काम का हिस्सा है, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आहान ने तुरंत कहा, नहीं नहीं, ये कंपनी का काम नहीं है, ये मेरा प्राइवेट काम था और आपने उसे इतने अच्छे से किया है, इसलिए आपको थैंक यू बोलना मेरा फ़र्ज़ है। दिशा ने इसके आगे मना नहीं किया क्योंकि वो जानती थी कि वो ये डिज़र्व करती थी। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। वो इंसान दिशा को ढूंढने आया था, इसलिए दिशा ने आहान की तरफ देखा जैसे वो उसकी परमिशन ले रही थी, क्योंकि आहान पोजीशन में उससे ऊपर था। आहान ने कहा, मेरी चिंता मत करो, हमारी बात तो वैसे भी हो चुकी है, यहाँ पर क्या होगा वो फैसला भी आपका है। ये सुनकर दिशा ने उस शख्स से कहा, काम इन। वो शख्स ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजर था। उसने पहले दोनों को ग्रीट किया और फिर कहा, दिशा मैम, गिल्डेड ज्वेलरी कंपनी सामान वापस करना चाहती है। ये सुनकर दिशा के माथे पर सिकन आ गए और उसने पूछा, क्यों, क्या हुआ? हम पुराने कॉन्ट्रैक्ट पर मान गए थे ना? मैनेजर ने कहा, उन्होंने बिना कोई रीजन दिए कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है और वो पेनल्टी देने के लिए भी मान गए हैं। जब वो खुद ही पेनल्टी देने के लिए रेडी थे तो दिशा के पास ऑब्जेक्ट करने का कोई कारण नहीं था। तभी वहाँ एक और हड़बड़ाया हुआ एम्प्लॉई आया और उसने कहा, दिशा मैम, वाइब्रेंट ज्वेलरी परचेज रिटर्न करना चाहती है। ये सुनकर दिशा हैरान हो गई। दोनों कंपनीज एक साथ परचेज रिटर्न करना चाहती थी, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ थी। ये बात सुनकर दिशा बहुत हैरान और परेशान हो गई थी। वो जानती थी कि ये सब होना इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये सब किसी का प्लान है। वो खड़ी हो गई और उसने पूछा, क्या वो लोग भी बिना किसी रीज़न के कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहते हैं? जो अभी अभी रूम में आया था उसने कहा, हाँ। दिशा जानती थी कि वो सब इत्तेफाक नहीं था, फिर भी उसने ज़्यादा पैनिक नहीं किया। उसने उन दोनों से कहा, ठीक है, अगर और कोई न्यूज़ हो तो मुझे अपडेट करना। सारे स्टेटस चेक करो और कंपनी की क्या कंडीशन है वो बताओ। उनसे बात करके पता करने की कोशिश करो कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं और उन्हें मनाने की कोशिश करो। अगर वो मान जाते हैं तो फिर ठीक है, वरना आगे सोचेंगे क्या करना है। ये बात सुनकर वो दोनों लोग वहाँ से चले गए। दिशा वापस अपनी जगह पर बैठ गई और उसने आहान को देखा। आहान इस वक्त बिल्कुल शांत था। उसने सब कुछ सुना था पर उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया था। वहाँ की कर्ता धर्ता दिशा थी, इसलिए फैसला भी उसका ही होना चाहिए था। उन लोगों के सामने आहान ने कुछ ना बोला था और ना ही अपनी कोई बात रखी थी। दिशा आहान की शुक्रगुजार थी कि उसने उन दोनों के सामने कुछ नहीं बोला और उसकी पोजीशन की रिस्पेक्ट की। पर अभी अभी जो कुछ हुआ था उसके लिए हैंडल करना मुश्किल था। अब जब वहाँ पर कोई नहीं था, इसलिए उसे आहान को भी सब कुछ समझाना था। उसने मायूस होते हुए कहा, आहान सर, ये शायद पहले जो हुआ था उसकी वजह से हुआ हो, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। आहान ने कहा, मतलब पहले भी रिटर्न्स हो चुके हैं? इस पर दिशा ने कहा, हाँ, बहुत लोगों ने हमारा सामान रिटर्न कर दिया है। पहले बड़ी कंपनी ने किया और फिर छोटी कंपनीज ने। अब जब ये फिर से हुआ है तो मुझे लग रहा है कि कोई जानबूझकर हमें टारगेट कर रहा है। आहान ये सुनकर शॉक हो गया था, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि कोई उसकी वजह से कंपनी को टारगेट करने की कोशिश करेगा। उसने पूछा, क्या आपको पता है कि कौन टारगेट कर रहा है? दिशा ने ना में सर हिला दिया और कहा, अभी इस बात को लेकर हम श्योर नहीं हैं, पर इन सब की वजह से हम बहुत नुकसान हुआ है। हमने एड्स में बहुत पैसे लगाए हैं और अगर किसी ने हमारे प्रोडक्ट नहीं खरीदे तो फिर हमारी रेपुटेशन पर बात आ जाएगी और शायद हमारे बायर्स को हम पर भरोसा नहीं रहेगा। आहान ये सब बातें समझ सकता था। वो कोई प्रोफेशनल नहीं था, इसलिए उसके लिए ये सब समझना और डिसीजन लेना मुश्किल था। पर वो इतना जान गया था कि शनाया ज्वेलरी मुसीबत में थी। उसने पूछा, तो फिर हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? पता नहीं, अभी हमारे पास कोई क्लू नहीं है। अगर एक बार पता चल जाए कि ये सब कौन और क्यों कर रहा है तो फिर भी हम कुछ करने के बारे में सोच सकते हैं। दिशा की ये बात सुन आहान ने बस सर हिला दिया। उसे दिशा के जजमेंट पर भरोसा था, पर कुछ सोचने के बाद उसने कहा, अगर आपको मेरी कोई मदद चाहिए तो आप बोल सकती हैं, भले ही पैसा हो या फिर कनेक्शन हो।
मुझे लगता है कि मैं मदद कर सकता हूँ। क्या आप कपीश जौहर को जानती हैं? मैं उसे मदद मांग सकता हूँ। आहान ने ये बात बहुत सोच समझ कर बोली थी। उसे लगा कि ऐसा कुछ मुंबई में हो रहा तो डायरेक्टली कपीश से मदद मांगना सही था। दिशा ने जब आहान के मुंह से कपीश का नाम सुना तब वो थोड़ा हैरान हो गई। उसने पूछा, क्या आप कपीश जौहर को जानते हो? आहान जानता था कि कपीश की रेपुटेशन मुंबई में कुछ खास अच्छी नहीं थी। दिशा का एक्सप्रेशन देखकर वो ये जानना चाहता था कि वो कपीश के बारे में क्या सोचती थी। क्या उसके मन में भी कपीश को लेकर कुछ बुरा था? उसने दिशा से कहा, हाँ, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं उससे बात कर सकता हूँ। दिशा ने कहा, अगर कपीश हमारी मदद कर पाए तो फिर मुंबई में ऐसा कोई नहीं होगा जो उसके अगेंस्ट जाने के बारे में सोचे। आहान ये बात सुनकर कुछ रिएक्ट नहीं कर पाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि दिशा को कपीश की रेपुटेशन के बारे में पता होगा। उसने कहा, पर मुझे लगता है कि मुंबई में उसकी रेपुटेशन कुछ खास अच्छी नहीं है। दिशा ये बात जानती थी। उसने कहा, हाँ, मैं जानती हूँ कि उनकी रेपुटेशन मुंबई में कुछ खास अच्छी नहीं है। उन्होंने जो किया है उसकी वजह से मार्केट के बहुत सारे रूल्स टूटे हैं। उन्होंने अपने पैसे के दम पर बहुत कुछ किया है। उनके कनेक्शन की वजह से कोई उनके ऊपर नहीं आ पाया। अब मुंबई पर उनका राज है, पर एक तरह से ये अच्छा भी है। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो शायद हमें मुंबई छोड़कर जाना पड़ता। आहान कपीश के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता था। उसे भी बस यही पता था कि वो बहुत पावरफुल था। पर जब उसने देखा कि दिशा उसके बारे में क्या सोचती थी तब उसने सोचा कि कपीश सच में बहुत पावरफुल था। उसका मुंबई में अलग ही टशन था। आहान ने कहा, अगर ऐसा है तो फिर मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मुझे बस उसे फ़ोन करने की देर है और वो मान जाएगा। पर दिशा ने उसे रोक दिया और कहा, आहान सर, हमें अभी उनसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। अगर लोगों को पता चल गया कि शनाया ज्वेलरी और कपीश एक साथ हैं तो फिर फ्यूचर में वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट ज़रूर करेंगे। उसके यहाँ बहुत सारे दुश्मन हैं, इसलिए जब तक हमारे पास सारे रास्ते बंद नहीं हो जाते तब तक हम उससे मदद नहीं लेंगे। तब तक हम अपने हिसाब से सब हैंडल करना चाहेंगे। आहान ने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था, पर अगर ऐसी बात थी तो वो दिशा को फोर्स नहीं करना चाहता था। वो जानता था कि दिशा का जजमेंट गलत नहीं हो सकता था। रही बात कपीश की तो वो कभी भी उसकी मदद ले सकता था। आहान जानता था कि कपीश अपने प्रोफेशनल लाइफ के पीक पर था, पर साथ में वो ये भी जानता था कि ये सब ज़्यादा दिन नहीं चल सकता था। अगर उसके ज़्यादा दुश्मन हो गए तो फिर वो मिलकर उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते थे। पर साथ ही में उसे नहीं लगता था कि कपीश इतनी आसानी से हार मान सकता है। उसके लिए जीतना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। आहान ने कहा, ठीक है, फिर हम अभी उसे मदद नहीं मांगते। अब जो बात है वो सारी फंड्स की है। मैं आपको ज़्यादा फैमिली के अकाउंट से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट दे सकता हूँ। बहुत वक्त से किसी ने पैसों का यूज़ नहीं किया है, इसलिए मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। जैसे जैसे दिशा उसकी बात सुन रही थी उसकी हैरानी बढ़ती जा रही थी। कपीश से मदद लेना उसके लिए बड़ी बात नहीं थी, पर आहान से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लेने के लिए उसे ढंग से सोचना ज़रूरी था। वो इस मामले को बहुत सीरियसली सोच रही थी। उसने कुछ सोचा और पूछा, सर, आप कितने फंड्स अरेंज कर सकते हैं? आहान ने भी इसके बारे में सीरियसली सोचा। उसका अब्रॉड में एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट था। वो वैसे तो रायज़ादा फैमिली के नाम था, पर वो एक तरह से आहान का पर्सनल अकाउंट ही था। वो उसके इंचार्ज था, पर इस वक्त उसे अपने अकाउंट के स्टेटस के बारे में नहीं पता था। उसने कहा, मैं अभी श्योर नहीं हूँ, पर मैं आपको अभी पता करके बताता हूँ। दिशा ने कहा, ओके, और फिर आहान को कॉल करने के लिए खिड़की के पास जाते देखा। ऐसा लग रहा था कि वो किसी बहुत इम्पोर्टेंट और फैमिलियर इंसान से बात कर रहा था। बात करने के बाद उसने फ़ोन रखा और फिर दिशा के सामने आकर बैठ गया। उसने कहा, मैंने अभी बात की है। जब मैं अब्रॉड में इन्वेस्टमेंट कर रहा था तब मेरी फैमिली ने इन्वेस्टमेंट स्प्लिट कर दी थी। अभी मेरे पास सिर्फ 150 करोड़ है। वो नहीं जानता था कि इतने पैसे उसकी कंपनी बचा सकती थी या नहीं। उसके हिसाब से इतने पैसे काफ़ी थे या नहीं, उसे नहीं पता था। वो ये भी नहीं जानता था कि वो लोग इन पैसों का इस्तेमाल कैसे करेंगे। वो सोच रहा था कि पैसे कम पड़ेंगे, पर दिशा के मन में था कि वो इतने पैसों का क्या करेगी। इतने पैसों से वो 10 कंपनियां खड़ी कर सकती थी। उस कंपनी की इन्वेस्टमेंट 15 करोड़ थी और आहान 150 करोड़ की बात कर रहा था। वो इतने पैसों के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकती थी। उसे समझ आ रहा था कि वो आहान के बारे में जितना सोचती थी वो उसे कहीं ज़्यादा पावरफुल है। पहले उसने सोचा था कि वो सिर्फ कोई अमीर बाप का बेटा है, पर आहान का कैरेक्टर उसे बहुत अलग था। पहले उसने सोचा था कि वो बस शनाया के साथ था और उसके पास
ज़्यादा पैसे नहीं थे, पर ऐसा नहीं था, आहान के पास बहुत पैसे थे। दिशा ने कहा, आहान सर, ये पैसे बहुत ज़्यादा हैं, मुझे इतने पैसों की ज़रूरत नहीं है। आहान ने कहा, पर हमारे सामने कौन है, हम उसे जानते नहीं हैं, वो क्या करेगा और क्या कर सकता है, ये भी हमें नहीं पता है। अगर पैसे होंगे तो हमारे लिए सही होगा। दिशा जानती थी कि आहान के पास बहुत पैसा था और उन्हें कभी भी ज़रूरत होती तो वो दे सकता था। दिशा ने कहा, आहान सर, आप चिंता मत कीजिए, अगर हमें पैसों की ज़रूरत हुई तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। सामने चाहे कोई भी हो, 150 करोड़ का सामना नहीं कर पाएगा। आहान ने कहा, ठीक है, जो आप ठीक समझें, आखिर ये कंपनी आपकी है। उसका एक्सप्रेशन देखकर दिशा को समझ नहीं आ रहा था कि उसे हंसना चाहिए या फिर नहीं, पर वो अब आहान से बात करने में नर्वस नहीं होती थी, इसलिए वो हंसने लग गई। दोनों अब जानते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, आहान उनके साथ था। इसके बाद आहान ऑफिस से चला गया और दिशा भी रिलैक्स हो गई। इसके बाद दिशा ने इन सब की एक्चुअल सिचुएशन पता की। वो जानती थी कि कोई उन्हें टारगेट कर रहा था, वरना सब एक साथ सामान वापस क्यों करते, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन कर रहा था। उन्होंने कभी किसी को ऑफेंड नहीं किया था, पर अब उन्होंने चाल चली थी तो वो भी चुप बैठने वाली नहीं थी। उसने एचआर मैनेजर से पूछा, तुमने दूसरे ज्वेलरी स्टोर से बात की? उसने मायूस होते हुए कहा, मैंने बात की पर वो नहीं मान रहे, उन्होंने हमारी बात सुनने या मानने से साफ मना कर दिया है। दिशा के हाथ में जो इन्फॉर्मेशन थी उसने उसे नीचे रखा और पूछा, कोई अपडेट? कुछ पता चला कि ये कौन कर रहा है? हमारे कस्टमर किसने चुराए हैं, पता चला? जब मैनेजर दिशा से कहता है कि उनके पास कोई अपडेट नहीं है, तब उसे बहुत गुस्सा आता है। जब वो बोलता है कि वो शायद उन लोगों से डील नहीं कर पाएंगे, तब दिशा उसे बताती है कि आहान ज़रूर पड़ने पर उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। आहान थोड़ा चिल करने के लिए किसी बार में जाना चाहता है और वो अपने साथ दिशा को भी लेकर जाता है। वहाँ पर आहान एक आदमी से डील करता है जो वहाँ तमाशा क्रिएट कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ एक बड़े से मैंशन में वनराज और अनिरुद्ध आपस में मुंबई का ज्वेलरी मार्केट एक्वायर करने के बारे में बात करते हैं। अनिरुद्ध ने कहा, मैं जानता हूँ कि आपका टाइम बहुत कीमती है, इसीलिए मैं डायरेक्ट बात करूँगा। मैं इस बार ज्वेलरी मार्केट कैप्चर करने की बात कर रहा हूँ। वनराज ने चाय पीते पीते अपनी गर्दन हिला दी और इंडिकेट किया कि अनिरुद्ध अपनी बात कंटिन्यू करे। उसने आगे कहा, कपीस ने अब तक जिस प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्री में अब तक एंटर नहीं किया है, वो ज्वेलरी मार्केट है। पर कपीस जितना लालची है, उस हिसाब से वो जल्दी इस मार्केट में एंटर करने की कोशिश करेगा। हम एडवांस में ही तैयारी करनी चाहिए। वनराज ने कहा, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, पर तुम इस कपीस को कैसे हराना चाहते हो? वनराज मुंबई से नहीं थे, वो मनाली से आए थे, क्योंकि वहाँ के लोगों ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया था। वो वहाँ पर अकेले नहीं आए थे, बल्कि अपने साथ इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे पैसे भी लाए थे। अनिरुद्ध जानता था कि अगर उसने वनराज को कन्विंस कर लिया तो फिर उसके लिए फ़ायदा हो सकता था। मुंबई ने लगभग सारे बिजनेसमैन कपीस के अगेंस्ट थे। सब उसे बदला लेना चाहते थे। कुछ ऐसे थे जो उसे हार कर बैठे थे और कुछ ऐसे थे जो अभी तक उसके कांटेक्ट में नहीं आए थे, पर उसकी वजह से ग्रो भी नहीं कर पा रहे थे। सब कपीस से डरते थे। उसके बिजनेस स्किल्स बहुत कमाल के थे और वो पैसों के जोर पर कुछ भी कर सकता था, पर अब इतने सारे लोग उसके अगेंस्ट थे, इसलिए अनिरुद्ध को डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अनिरुद्ध ने कहा, मैंने सोचा है कि हम उसे ज्वेलरी मार्केट में इन्वेस्ट करने देंगे और बाकी लोग उसे वहाँ पर अटैक करेंगे जहाँ उसकी इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। अगर उसके पास पैसा नहीं होगा तो उसके पास कुछ खास पावर भी नहीं होगा। अगर उसके बाकी एरियाज़ वीक हो गए तो पब्लिक भी उसके अगेंस्ट बात करने लगेगी और सबको लगेगा कि अब उसके बस का कुछ नहीं है। ये सुनकर वनराज गहरे चिंतन में पड़ गया। उसे इस प्लान पर डाउट नहीं था, बल्कि उसे लगता था कि अगर ऐसा हो गया तो सच में कपीस हार सकता है, पर फिर भी वो थोड़ा कंफ्यूज था। उसने पूछा, पर अगर तुम्हें तुम्हारे प्लान के बारे में पता चल गया तो? अगर वो ज्वेलरी इंडस्ट्री में आया नहीं तो तुम्हारा सारा प्लान खराब हो जाएगा। अनिरुद्ध मुस्कुराया और उसने चाय का कप उठा लिया। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था, पर वो भी कुछ नहीं बोलना चाहता था। वनराज को भी जल्दी नहीं थी, इसलिए वो भी इंतज़ार कर रहा था। कुछ देर बाद अनिरुद्ध ने कहा, वनराज जी, मैं जानता हूँ कि आप क्या सोच रहे हो। मैं कपीस को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ। बात बस इतनी है कि मैं उसे बहुत वक्त से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इसलिए उसके बारे में बहुत कुछ जान गया हूँ। वनराज ने पूछा, अच्छा,
कब से ऑब्जर्व कर रहे हो तुम उसे? अनिरुद्ध ने कहा। बहुत वक्त से। जब उसने मुंबई में पहली डील क्रैक की थी तब से मेरी नज़र उस पर थी। ये बात सुनकर वनराज की आंखें बड़ी हो गईं और उसने पूछा, क्या तुम इतने वक्त से उस पर नज़र गड़ाए बैठे हो? अनिरुद्ध मुस्कुराया और उसने कहा, हाँ, जब उसने पहली डील क्रैक की थी तब उसने मेरी उम्मीद से बढ़कर परफॉर्म किया था। मैं तभी समझ गया था कि ये लड़का मार्केट में तहलका मचाएगा, पर मुझे नहीं पता था कि वो इस तरह पैसों के जोर पर काम करेगा और सबको अपने खिलाफ कर लेगा। वनराज ने हल्के से हंसते हुए कहा, अगर तुम्हें यह सब पहले से पता था तो फिर उसे तभी क्यों नहीं रोक लिया? अनिरुद्ध ने कहा, तब मुझे कहाँ पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। पर अब इस बात को रहने दो। मैं आपकी टेंशन दूर करता हूँ और आपको बताता हूँ कि कपीस ज्वेलरी मार्केट में ज़रूर आएगा और जीतने के लिए अपनी जी जान लगा देगा। वनराज ने पूछा, ऐसा क्यों? अनिरुद्ध ने कहा, क्योंकि उसे जीतने के अलावा और कुछ नहीं आता। वो जब से मुंबई आया है तब से वो हारा नहीं है। उसने साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल किया है और अपने कंपटीटर को खा गया है। इसमें बहुत घमंड है और लगातार जीत ने उसे भुला दिया है कि हार क्या होती है। वो बहुत एरोगेंट हो गया है, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि वो इस मार्केट में ज़रूर इन्वेस्ट करेगा और अगर उसका हारना लिखा होगा तो हम उसे ज़रूर हराएंगे। उसकी ये सारी बातें सुनकर वनराज का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया। वो समझ गया था कि मुंबई आना एक बहुत सही फैसला था। वो भी कपीस के कैरेक्टर को जानता था और उसे पता था कि ये सब बहुत मुश्किल होगा, पर अनिरुद्ध की बातें सुनने के बाद वो जान गया था कि ऐसा होना इम्पॉसिबल नहीं था। उसने अनिरुद्ध से कहा, आई होप टू हैव ए प्लेजेंट कोऑपरेशन। इतना बोलकर उसने हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। अनिरुद्ध ने स्माइल किया और उसे हाथ मिला लिया। वो जानता था कि कपीस को हराना इतना आसान नहीं था, पर वनराज की मदद से वो ऐसा कर सकता था। उधर जब आहान और दिशा के घर पहुंचे तब दिशा को बहुत ज़्यादा टिप्सी फील हो रहा था। उसका टॉलरेंस लेवल पार होने के बाद भी उसने 2 गिलास और वाइन पी ली थी और शायद ज़्यादा वक्त हो जाने की वजह से उसका नशा बढ़ गया था और उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। दिशा ने आहान को कसकर पकड़ा हुआ था और आहान भी उसे अच्छे से संभाले हुए था। जब दोनों लिफ्ट में गए तब दिशा ने कहा, नहीं, मुझे घर नहीं जाना, मुझे थोड़ी देर और बाहर रहना है और एंजॉय करना है। ये सुनकर आहान ने कहा, आज नहीं, हम फिर कभी बाहर चलेंगे, अभी घर चलो। दिशा ने अपने पैर पटकना शुरू किया और कहा, नो नो, मुझे अभी जाना है, प्लीज़ मुझे लेकर चलो ना। आहान ने उसे समझाया बहुत मुश्किल से, पर वो मान गई। उसने कहा, आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप मुझे लेकर जाओगे। आहान ने कहा, प्रॉमिस, मैं आपको लेकर जाऊंगा। इसके बाद वो लोग लिफ्ट में घुसे और जब दिशा के फ्लोर पर पहुंचे तब वहां पर एक लड़का बैठा था जो लगभग 24-25 साल का लग रहा था। वो बहुत गौर से आहान को देख रहा था। उसने जब दिशा को उसके साथ देखा तो उसने कहा, आप इनके बॉयफ्रेंड हो? आहान को समझ नहीं आ रहा था कि वह कौन है, पर उसकी शक्ल दिशा से मिलती थी, इसलिए उसने सोचा कि शायद वो दिशा का भाई है। फिर भी कंफर्म करने के लिए उसने पूछा, तुम कौन हो? उस लड़के ने स्माइल किया और कहा, मेरा नाम विद्युत है और दिशा मेरी बड़ी बहन है। मैं यहाँ उनका इंतज़ार कर रहा था। आहान दिशा को देख रहा था, पर वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। लेकिन जब उसने विद्युत की आवाज़ सुनी तब उसने कहा, विद्युत, तुम हो? दिशा बहुत एक्साइटेड और खुश लग रही थी। ये देखकर आहान को विश्वास हो गया कि दिशा उसे जानती है। दिशा ने अपने बैग से कुछ कैश निकाला और अपने भाई को दे दिया और कहा, ये लो। आहान थोड़ा क्यूरियस था और जानना चाहता था कि उसने अपने भाई को पैसे क्यों दिए थे, लेकिन वो भाई बहन का मामला था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। विद्युत ने दिशा के हाथ से पैसे लिए और स्माइल करते हुए कहा, आप दोनों बिजी हो, इसलिए मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला गया और आहान उसे देखता रह गया। वो जानता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था, पर उसे उस बात को क्लियर करना ज़रूरी नहीं लगा। दोनों घर में घुसे और दिशा को बेड पर लेटाने के बाद आहान वहाँ से चला गया। अगली सुबह आहान की आंख दिशा के फ़ोन कॉल से खुली। दिशा ने उसे कल रात के बारे में कोई बात नहीं की। ऐसा लग रहा था जैसे वो जानती थी कि कल वो थोड़े नशे में थी और उसे सब कुछ याद था। उसने कहा, मुझे आपसे गोल्ड से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। आहान ने कहा, मैं थोड़ी देर में ऑफिस आता हूँ, फिर बात करते हैं। ओके, इट इज़ अर्जेंट। आहान दिशा की आवाज़ से समझ गया था कि बात बहुत सीरियस थी, इसलिए वो तुरंत तैयार हुआ और ऑफिस पहुँच गया। जब वो ऑफिस पहुंचा तब उसे बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ उसे बहुत अलग तरीके से देख रहे थे।
आहान को समझ नहीं आ रहा था कि सब उसे ऐसे क्यों देख रहे थे, क्योंकि वो वहाँ काफ़ी आता जाता था और उसने काफ़ी एम्प्लॉय से बात भी की थी और वो उनके नाम भी जानता था। आहान ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और बिना किसी से बात किए वो सीधा दिशा के ऑफिस में आ गया। उसने कहा, गुड मॉर्निंग दिशा, अब आप कैसा फील कर रही हैं? आप अनकंफर्टेबल तो नहीं हैं? दिशा जानती थी कि वो कल रात के बारे में बात कर रहा था। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने कहा, अब मैं ठीक हूँ, थैंक यू फॉर योर कंसर्न। दिशा का चेहरा देखकर आहान समझ गया था कि वो इस टॉपिक पर आगे बात नहीं करना चाहती, इसलिए उसने टॉपिक चेंज किया और पूछा, क्या न्यूज़ है? पता चल गया कि हमें कौन टारगेट कर रहा है? दिशा ने आहान को एक डॉक्यूमेंट दे दिया। आहान ने उसे ध्यान से पढ़ा और उसमें एक कंपनी का नाम देखा। उसने कहा, नील कमल ज्वेलर्स। दिशा ने कहा, ये कंपनी अभी रिसेंटली रजिस्टर हुई है। मैंने पता लगवाया है कि इसने सारी कंपनीज़ में पहले भी इन्वेस्ट किया है। ये अब शायद ज्वेलरी मार्केट में एंटर करना चाहते हैं। इनका जितना कैपिटल है उससे साफ पता लगता है कि ये यहाँ एंटर करने के लिए बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे। ये होना कोई बड़ी बात नहीं थी, सब लोग इस तरह से ही मार्केट में एंटर करते थे। आहान ने क्यूरियसली पूछा, अगर वो इतने स्ट्रॉन्ग है और उनके पास इतना कैपिटल है तो फिर वो अपने ओपोनेंट को ऐसे बाहर क्यों निकालना चाहते हैं? अगर वो अपने फंड्स का अच्छे से इस्तेमाल करें और क्वालिटी में ध्यान दें तो वो आराम से मार्केट कैप्चर कर सकते हैं। दिशा ने कहा, ये सब मुझे नहीं पता, पर उन्होंने ये रास्ता चूज़ किया है। सिर्फ हम ही नहीं, बहुत सारी ज्वेलरी कंपनीज के साथ ऐसा हो रहा है। वो लोग मार्केट कैप्चर करने के लिए बहुत बेचैन हैं और ऐसा लग रहा है जैसे मुंबई का सारा ज्वेलरी बिजनेस अपने अंडर लेना चाहते हैं। ये तरीका सिर्फ कपीस जौहर का हो सकता है। कपीस का नाम सुनकर आहान हैरान हो गया था। उसने पूछा, रियली? मैं उसे कॉल करके पूछूं? दिशा ने कुछ नहीं बोला। वो नहीं जानती थी कि आहान को क्या करना चाहिए, पर चाहे जो भी था, ये सब कपीस ने किया था या नहीं किया था, पर कंपनी को इससे नुकसान हो रहा था। दिशा ने कुछ सोचा और कहा, मुझे नहीं पता कि वो क्या प्लान कर रहे हैं, पर मुझे लगता है कि अगर वो पूरा मार्केट कैप्चर करना चाहते हैं तो फिर वो मर्जर के बारे में ज़रूर सोचेंगे। पूरे मार्केट को कैप्चर करने के लिए सप्रेशन से बेटर एब्सॉर्प्शन है। आहान भी जानता था कि अब ये एक कंपनी की नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री की बात थी। ये सब कुछ इतना सिंपल नहीं था। दिशा को परेशान देखकर आहान ने कहा, मैं कपीस से बात करता हूँ और पता करता हूँ कि क्या चल रहा है। भले ही इसमें उसका हाथ ना हो, पर उसे कुछ ना कुछ तो ज़रूर पता होगा। क्या ये सब कपीस ने किया है? दिशा को परेशान देखकर आहान ने कहा, मैं कपीस से बात करता हूँ और पता करता हूँ कि क्या चल रहा है। भले ही उसमें उसका हाथ ना हो, पर उसे कुछ ना कुछ तो ज़रूर पता होगा। मुंबई में उसकी बहुत चलती है, तो वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो पता करके बता ही देगा। दिशा इस मामले में कुछ नहीं कहती। इस बार उसके सामने जो था वो बहुत पावरफुल था। वो नहीं जानती थी कि वो उसे हैंडल कैसे करेगी, इसलिए उसका कॉन्फिडेंस भी ख़त्म हो गया था। पर वो बहुत खुश थी कि इस वक्त आहान उसके साथ था। वो जानती थी कि आहान इस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर सकता है। उसके बाद आहान ने कपीस को कॉल किया। जैसे ही उसने कॉल उठाया उसने कहा, व्हाट्सअप ब्रो, क्या हाल है तुम्हारे? आहान ने कहा, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? बिल्कुल ठीक, कहो कैसे कॉल किया? कपीस की ये बात सुन आहान ने कहा, मैं अब तक मुंबई में हूँ और तुमसे मिलना चाहता हूँ। दोस्त के लिए टाइम है तुम्हारे पास? आहान उसे ऐसे बात इसलिए कर रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसे कोई शक हो। वो ये चाहता था कि उसे लगे कि वो बस उसे एक दोस्त के नाते मिलने में बुला रहा है। कपीस ने कहा, अरे बिल्कुल वक्त है, मैं तुम्हें एक जगह का एड्रेस मैसेज करता हूँ, हम वहाँ मिलते हैं। ये मेरी फेवरेट जगह है और यहाँ का चिकन टिक्का मसाला खाकर तुम पागल हो जाओगे। आहान ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, प्लीज़ प्लीज़ मुझे पागल मत करना, मैं तुम्हें आज शाम को मिलता हूँ। इतना कहने के बाद उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। शाम को जब आहान कपीस की बताई हुई जगह पर पहुंचा तब वहां पर बहुत भीड़ थी, पर आहान को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो जानता था कि कपीस में सीट रिजर्व करवाई होगी और अगर ऐसा नहीं भी होगा तो वो अपने पावर की मदद से सीट ले ही लेगा। जब आहान वहां पहुंचा तब उसके कुछ लोग बाहर इंतज़ार कर रहे थे। एक आदमी ने पूछा, क्या आप आहान रायज़ादा सर हैं? आहान ने उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ। उस आदमी ने कहा, हेलो सर, कपीस सर आपका अंदर इंतज़ार कर रहे हैं, प्लीज़ मेरे साथ चलिए। जब कुछ लोगों ने आहान को तुरंत अंदर जाते हुए देखा तब उनका मुंह बन गया।
वो लोग वहाँ पर बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे, पर अहान को आते ही अंदर जाने का मौका मिल गया था। पर कोई भी वहाँ तमाशा करना नहीं चाहता था, इसलिए वो चुपचाप इंतज़ार करने लगे। जब वो अंदर पहुँचा तब कपीस अंदर उसका इंतज़ार कर रहा था। उसके साथ एक लड़की भी थी। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी और उसे देखकर किसी को भी लव एट फर्स्ट साइट हो सकता था। अहान ने उसे कुछ पल घूरा, पर फिर वो जान गया था कि अगर वो कपीस के साथ आई थी तो वो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी। अहान अपना कोई गलत इंप्रेशन नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए उसने नज़रें फेर ली। जब कपीस ने अहान को आते हुए देखा तब उसने कहा, कितने ढीले हो तुम, जल्दी आ रहे हो या फिर मैं अकेले खाना शुरू करूं? अहान ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए कहा। वो जानता था कि पिछली बार जो उनके बीच में हुआ था, उसके बाद दोनों के रिश्ते में कोई खास बदलाव नहीं आया था। उसने भी मजाक करते हुए कहा, अगर तुम्हें अकेले खाना है तो कोई बात नहीं, खा लो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। कपीस ने कहा, अभी तो बोल रहे हो कि तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, पर अगर मैंने ऐसा किया तो तुम मुंह फुलाकर यहाँ से चले जाओगे। बात करते करते ही अहान टेबल के पास पहुँच गया। जब वो अपनी चेयर पर बैठा तब कपीस ने उससे कहा, इसका नाम रिया है। तुम ये समझ सकते हो कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। इस बार इसका भी मेरे साथ आने का मन था, इसलिए मैं इसे ले आया। आई होप यू डोंट माइंड, और अगर ऐसा है तो मैं इसे वापस भेज सकता हूँ। अहान ने कहा, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद उसने रिया की तरफ देखा और कहा, आप मुझे अहान बुला सकती हैं। रिया ने स्माइल किया और कहा, हेलो अहान। इसके बाद अहान ने कपीस से कहा, तुम बहुत लकी हो, इतनी सुंदर लड़की ऑलरेडी तुम्हारी लाइफ में है, पर फिर भी तुम यहाँ हो। हाँ, वैसे उसके पास बहुत पैसा है ना। अहान ने ये बात ऐसे बोली जैसे वो उसे जज कर रहा था, पर दोनों का रिश्ता ही ऐसा था, इसलिए वो ऐसा कर सकता था। रिया ने स्माइल किया और कहा, नहीं अहान, कपीश नहीं, बल्कि मैं उनके पीछे पड़ी हूँ। इन्हें लगता है कि मैं बहुत सिंपल लड़की हूँ, इसलिए मुझे एक्सेप्ट नहीं करते। दोनों मिलकर कपीस को क्वेश्चन कर रहे थे। कपीस ने कहा, अहान, तुम क्यों मेरी बैंड बजाना चाहते हो? तुम्हें सब पता है इसलिए ऐसा बोल रहे हो ना। कपीस जानता था कि अहान उसकी पत्नी के बारे में बात कर रहा था, जो एक बहुत अमीर परिवार से थी। अहान ने रिया का चेहरा देखा और वो समझ गया कि रिया भी ये सब जानती थी। उसका वहाँ होना भी कोई सिंपल बात नहीं थी। अगर वो रिया को वहाँ लाया था, इसका मतलब ये था कि वो अहान के सामने रिया की पोजीशन बताना चाहता था। इसके बाद उन लोगों ने आपस में बात करना शुरू कर दिया। ज़्यादातर बात अहान और कपीस ही कर रहे थे। वो कोई सीरियस नहीं बल्कि बहुत नॉर्मल और रिलैक्सिंग कन्वर्सेशन कर रहे थे। इसके बाद खाना भी सर्व हो गया। जिस डिश का उन्हें सबसे ज़्यादा इंतज़ार था वो भी टेबल पर लगी हुई थी। चिकन टिक्का मसाला को देखकर कपीस खुश हो गया और उसने कहा, आह, इस डिश का मैं कब से इंतज़ार कर रहा था। ये इतनी टेस्टी है कि मैंने शेफ़ से मेरे साथ चलने के लिए कहा था, पर उन्होंने मना कर दिया, इसलिए मुझे ये खाने यहाँ आना पड़ता है। इसके बाद तीनों अपना डिनर एंजॉय करने लगे। जब अहान ने चिकन टिक्का मसाला का बाइट लिया तब कपीस ने पूछा, कैसा है? अहान ने कहा, बहुत अच्छा है। अगली बार जब मुझे खाना होगा तब मैं तुम्हें दोबारा ज़रूर परेशान करूँगा। कपीस ने कहा, एनी टाइम। इसके बाद अहान बिल्कुल शांत हो गया। कपीस समझ गया था कि वो कुछ सीरियस बात करना चाहता था। उसने रिया से कहा, मैं और अहान वॉक पर जा रहे हैं, अगर तुम यहाँ नहीं रुकना चाहती तो वापस चली जाओ, मैं तुमसे बाद में आकर मिलता हूँ। इसके बाद वो लोग वहाँ से निकले और एक समुद्र किनारे आ गए। वहाँ पर ठंडी हवा चल रही थी और दोनों चुपचाप वॉक कर रहे थे। कुछ देर बाद अहान ने पूछा, क्या तुम जानते हो कि कोई ज्वेलरी मार्केट में क्या कर रहा है? अहान ज़्यादा बात को घुमाना नहीं चाहता था। कपीस मुंबई का बिजनेस किंग था और उसका दिमाग बहुत तेज़ चलता था। वो सब बातों के बारे में अच्छे से जानता था। उसने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, कोई मेरे साथ भिड़ना चाहता है, शायद इसलिए उसने मार्केट में बहुत इन्वेस्ट किया है। पर इससे तुम्हें क्या मतलब? तुम्हारा यहाँ बिजनेस से क्या लेना देना है? अहान ने कहा, पहले मुझे इससे कोई लेना देना नहीं था, पर अब है। कुछ वक्त पहले मैंने 3 गोल्ड माइंस ली थी। मैं उसे ज्वेलरी बनाकर बेचना चाहता था, इसलिए मैं मुंबई आया था, पर मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर ऐसा हो जाएगा। 3 गोल्ड माइन सुनकर कपीस की आंखें बड़ी हो गई। उसने कहा, क्या 3 गोल्ड माइंस? ये लॉटरी कहाँ से लगी? अहान ने कहा, लॉटरी नहीं लगी, उसे पाने के लिए मैंने अपनी जान दांव पर लगा दी थी। कपीस ने कहा, 3 गोल्ड माइंस के लिए तुमने अपनी जान दांव पर लगा दी? अगर मैं अपनी जान भी दे दूं तो मुझे मुंबई में माइंस का एम भी नहीं मिलेगा।
कपीस को अहान की बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। अहान इस वक्त कपीस से बहस नहीं करना चाहता था। उसने कहा, अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर चल सकता हूँ, पर पहले तुम्हें मुझे सही सही बताना होगा कि ये सब क्या चल रहा है। कपीस ने कहा, रहने दो, मुझे कहीं नहीं चलना है। अगर मैं तुम्हारे साथ चला तो फिर मेरी जान को खतरा हो सकता है और वहाँ कोई माइंस भी नहीं होंगी। और जहाँ तक बात अभी की सिचुएशन की है तो उसे भूल जाओ। इस वक्त हार मान लेना ही बेस्ट ऑप्शन है। अहान ने ना में सर हिलाया और कहा, बिना लड़े हार मान लूँ? मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। कपीस ने कहा, तुम रहने दो, मैं इस मैटर को हैंडल कर लूँगा। एक बार मैं इस मार्केट में एंटर कर जाऊँ फिर तुम्हारा भी बदला ले लूँगा। अहान ने कहा, मुझे तुम्हारी एबिलिटी पर डाउट नहीं है, पर यह मामला मेरा है, इसलिए इसे मैं हैंडल करना चाहता हूँ। कपीस ने उसकी तरफ देखा तो वो समझ गया कि अहान इस बात को लेकर बहुत सीरियस था, पर उसे अजीब भी लग रहा था क्योंकि पहले कभी अहान को इन सब बातों से फ़र्क नहीं पड़ता था। अगर वो एक बार हार मान भी लेता तो कोई बड़ी बात नहीं थी। बहुत सोचने के बाद कपीस ने कहा, मैं नहीं जानता कि तुम इतना परसिस्टेंट क्यों हो, पर अगर तुम उनसे फाइट करोगे तो ये टाइम वेस्ट ही होगा। वो ये सब मुझे फंसाने के लिए कर रहे हैं। अहान भी नहीं जानता था कि इस मामले को लेकर वो इतना सीरियस क्यों है। पहले सारे फैसले शनाया लेती थी और वो बस इन्वेस्टमेंट करता था, पर इस बार वो शनाया के बिना ये हैंडल करना चाहता था। कपीस ने आगे कहा, ये सब मेरे लिए है तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं तुम्हारी एबिलिटी के बारे में भी जानता हूँ। उसे मायूस देख कर अहान ने कहा, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा, बस तुम्हें मांगने की देर है, मैं तुम्हारी मदद करने पहुँच जाऊँगा। अहान ने आगे कहा, पर जो भी रीज़न है हमें पता लगाना पड़ेगा। तुम फंसो उससे पहले मैं उनके बारे में पता लगाने की कोशिश करूँगा। कपीस ने कहा, अगर ऐसा है तो ये मेरे लिए शर्म की बात होगी। मैं उन्हें ऐसे ही नहीं हरा सकता हूँ। ये लोग सोच रहे होंगे कि ये मुझसे लड़ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। अहान के ये कहने के बाद दोनों ने आगे कोई बात नहीं की। तभी अहान को वहाँ पर दो लोग दिखाई दिए। उनमें से एक रीवा थी, जिसे अहान पहचानता था। रीवा ने भी अहान को देखा, पर उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया क्योंकि वो किसी लड़के के साथ थी। उसे डर था कि कहीं उसका नया बॉयफ्रेंड उसे गलत ना समझ ले। कपीस को इन सब के बारे में कुछ पता नहीं चला। कुछ देर बाद उसने कहा, अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो फिर मैं तुम्हारे पास किसी को भेज देता हूँ। उसके पास बहुत एक्सपीरियंस है और वो इस मैटर को शायद अच्छे से डील कर सके। अहान ने कहा, यह सही रहेगा, मुझे डर है कि कहीं मेरे पैसे वेस्ट ना हो जाएं। कपीस ने कहा, तुम उसकी चिंता मत करो, एक बार मैं उन्हें हरा दूं फिर तुम्हारा भी हिसाब कर दूंगा। हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ज्वेलरी मार्केट में जो हो रहा था उसके बारे में अहान कपीस से बात करने के बारे में सोचता है। दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं जहां कपीस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आता है। डिनर के बाद अहान कपीस से पूछता है कि क्या वो जानता है कि ज्वेलरी बिजनेस में क्या चल रहा है। कपीस बताता है कि ये सब उसे गिराने के लिए किया जा रहा है। अहान भी उसे बताता है कि उसने इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया है। दोनों एक दूसरे की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बात करने के बाद जब दोनों वापस रेस्टोरेंट आए तब अहान को लगा कि रिया वहाँ से चली गई होगी, पर ऐसा नहीं था। वो वहाँ पर कपीस का इंतज़ार कर रही थी। ये देखकर वो हैरान हो गया था और साथ ही ये भी समझ गया था कि कपीस आसानी से रिया से पीछे छुड़ा नहीं पाएगा। अहान रिया से बहुत इम्प्रेस्ड था, पर वो ऐसी लड़कियों से दूर रहना पसंद करता था। वो कब क्या सोचती थी और क्या चाहती थी ये कोई नहीं जान सकता था। जब अहान ने देखा कि रिया कपीस का सपोर्ट करके उससे रेस्टोरेंट से बाहर लेकर जा रही है तब वो भी वहाँ से चला गया। जाते हुए उसे रीवा और उसकी बॉयफ्रेंड नज़र आए। रीवा बिल्कुल उसके सामने थी, इसलिए अहान ने उसे देखकर स्माइल किया। ये देखकर रीवा हड़बड़ा गई, पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसने भी स्माइल कर दिया। जैसे ही रीवा ने स्माइल किया उसके बॉयफ्रेंड ने कहा, क्या तुम उसे जानती हो? रीवा ने बात को टालते हुए कहा, नहीं, मैं बस इससे 2 बार ही मिली हूँ। हालांकि जो रीवा ने कहा था वो सच था, पर जिस तरह से उसने ये बात कही थी वो अहान को बहुत अजीब लग रहा था। भले ही वो 2 बार मिले थे, पर रीवा ये बात खुश होकर या कॉन्फिडेंटली भी कह सकती थी, पर उसने इस बात को बहुत हड़बड़ाते हुए और घबराते हुए कहा था। जब रीवा के बॉयफ्रेंड ने ये बात सुनी तो उसे अचानक से गुस्सा आ गया और उसने कहा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ऐसे लड़कों से दूर रहा करो, तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आती है? ये सुनकर अहान को और अजीब लगने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी सी बात पर उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा था। वो उसे सिर्फ एक दोस्त के नाते जानती थी, पर अहान इसमें कुछ नहीं बोल सकता था
क्योंकि रीवा ने अपनी गलती मान ली थी। जब उसे उसके इस बर्ताव से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था तो फिर अहान उन दोनों के बीच में बोलने वाला कौन था। पर उसने बात को संभालने के लिए कहा, मैं बस इससे 2 बार बस कोइंसिडेंटली मिली हूँ, हमने मिलने का प्लान नहीं किया था। अहान को लगा था कि ये बात सुनकर रीवा का बॉयफ्रेंड शांत हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि उसे और गुस्सा आ गया और उसने कहा, मैंने तुमसे बात की, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हूँ, तुम बीच में बोलने वाले कौन होते हो। अहान को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसने कहा, ये तुम मुझसे कैसे बात कर रहे हो। अहान उससे जितना शांति से बात कर रहा था उसे उतना ही गुस्सा आ रहा था। अहान को भी बहुत गुस्सा आ रहा था, पर रीवा की वजह से वो शांति बनाए हुए था। अगर रीवा वहाँ नहीं होती तो वो अब तक उस पर अटैक कर चुका होता। पर रीवा का बॉयफ्रेंड अहान का पेशेंस चेक कर रहा था। उसने कहा, मैं कैसे भी बात करूं, तुम क्या कर सकते हो। मैं यहाँ बहुत लोगों को जानता हूँ, अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। ये सुनकर रीवा पैनिक करने लग गई। वो अपने बॉयफ्रेंड का कैरेक्टर अच्छे से जानती थी और वो नहीं चाहती थी कि बात आगे बढ़े। अहान ने उसकी मदद की, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि अहान को कोई नुकसान पहुँचे। उसने अपने बॉयफ्रेंड का हाथ पकड़ा और कहा, जाने दो ना, वैसे भी मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। उसने रीवा से अपने हाथ छुड़ाया और कहा, अब ये तुम्हारी या इसकी बात नहीं है, अब मुझे इससे प्रॉब्लम है। मुझे इसका एटीट्यूड पसंद नहीं आया। आज तक किसी में हिम्मत नहीं हुई कि वो मुझसे इस तरह से बात करे। जब अहान को बहुत गुस्सा आ रहा था, वो बहुत देर से इस लड़के से आराम से बात कर रहा था, पर वो बिना बात के उसे प्रोवोक कर रहा था। अब उसका सारा पेशेंस खत्म हो गया था और उसने उस लड़के के पेट पर जोर से लात मारी। वो कि कितनी तेज़ थी कि वो लड़का उड़ता हुआ कुछ मीटर दूर चला गया। रीवा बहुत पैनिक करने लगी। वो भागकर उसके पास गई, पर वो बेहोश हो चुका था और वो चाहे उसे कितनी भी आवाज़ लगा ले, वो आँख नहीं खोल रहा था। रीवा को इतने पैनिक में देख कर अहान ने कहा, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। ऐसे लड़कों से इस तरह ही डील किया जाता है। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने गलत किया है तो फिर मुझे माफ़ी मांगने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, मुझे इस जैसे फटीचर से कोई डर नहीं लगता है, इसलिए तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अहान की बातें सुनकर उसने अपना सर उठाया और उसकी तरफ देखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बस रोने ही वाली थी। ये देखकर अहान भी पैनिक करने लगा। उसने नहीं सोचा था कि रीवा ऐसे रोने वाली होगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। उसने कहा, वो अपनी बात बोल पाता उससे पहले ही रीवा ने रोते हुए कहा, तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं किसी भी चीज़ के लिए तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही हूँ। तुम यहाँ से चले जाओ। जब ये उठेगा तब तुमसे फिर से बहस शुरू कर देगा, और मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। अहान ने कुछ सोचा और फिर कहा, तुम ऐसे लड़के के साथ क्यों हो, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, और गुस्सा तो इसके नाक पर रहता है। रीवा ने कहा, मुझे भी नहीं पता। अहान समझ गया था कि वो बहुत स्टूपिड लड़की थी जो बस किसी लड़के के साथ रहना चाहती थी। उसे भी नहीं पता था कि वो ऐसे लड़के के साथ क्यों थी। उसने कहा, अगर ऐसा है तो क्या तुम मेरी कोई मदद चाहती हो। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। पर रीवा ने ना में सर हिलाया और कहा, नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ। अहान हेल्पलेस था। उसने रीवा को देखा और वहाँ से चला गया। वो जानता था कि अभी जो हुआ था उसकी वजह से रीवा का बॉयफ्रेंड उस पर नाराज़ हो सकता है, पर जब वो खुद ही उसकी मदद नहीं चाहती थी तो वो कुछ नहीं कर सकता था। वो बस मदद के लिए हाथ बढ़ा सकता था। हाथ पकड़ना ना पकड़ना सामने वाले का फैसला था। अगली सुबह आसमान में बादल घिरे हुए थे। सुबह सुबह की कपीस ने उस इंसान को कॉल किया जिसके बारे में उसने अहान से बात की थी। कुछ देर बाद अहान का फ़ोन बजने लगा। जैसे ही उसने फ़ोन उठाया, सामने से आवाज़ आई, हेलो, क्या मैं अहान रायज़ादा सर से बात कर रहा हूँ। अहान ने कहा, हाँ, बोल रहा हूँ। सामने से आवाज़ आई, हेलो सर, मुझे कपीस सर ने आपका नंबर दिया था, क्या मैं आपसे अभी मिल सकता हूँ। बाहर बहुत अंधेरा था और बारिश भी हो रही थी। अहान जब उस आदमी से मिलने डिसाइड की हुई जगह पर पहुंचा तब वो वहां पर पहले से उसका इंतज़ार कर रहा था। उस आदमी को देखकर अहान सरप्राइज हो गया। वो बहुत स्पेशल था क्योंकि उसकी एक आंख पर आई पैच लगा हुआ था। उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी। जब वो उस आदमी के पास आया तब उसकी नज़र उसकी आंखों पर थी, पर उस आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उस आदमी ने अहान की क्यूरियोसिटी देखकर कहा, एक एक्सीडेंट की वजह से मेरी आंख ख़राब हो गई थी। अगर मैं उसे ऐसे ही रखता तो लोगों को डिस्गस्टिंग फील होता, इसलिए मैं आई पैच लगा कर रखता हूँ। आई होप यू डोंट माइंड। अहान ने कहा, ऑफ कोर्स आई डोंट माइंड। ये आदमी कपीस के कहने पर यहाँ आया था, इसलिए उसे जज नहीं कर सकता था। वो जानता था कि अगर कपीस ने किसी को उसकी मदद के लिए भेजा है तो फिर वो बहुत टैलेंटेड होगा। उसके बाद अहान ने पूछा, वैसे मैं आपको किस नाम से बुलाऊं? उस आदमी ने कहा, सॉरी, मैं अपना नाम तो नहीं बताना भूल गया, मेरा नाम वर्धन है। नाम जानने के बाद अहान ने पूछा, कपीस,
कपीस ने तुम्हें सारी डिटेल्स बताई हैं? वर्धन ने कहा, हाँ जी सर, उन्होंने मुझे जनरल सिचुएशन के बारे में बताया था, पर मुझे ये नहीं पता कि मैं आपसे कैसे बात शुरू करूं। मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत होगी। आहान ने कहा, बिल्कुल, मैं तुम्हें बाद में शनाया ज्वेलरी के ऑफिस लेकर चलूँगा और वो तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे, पर उससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि वो कौन लोग हैं। वर्धन ने कहा, मुझे लगा था कि आप मुझे सीधा यही सवाल करोगे, इसलिए मैंने पहले ही इन्वेस्टिगेशन कर ली थी, पर मैं आपको ये सब अच्छे से समझा नहीं पाऊँगा, इसलिए बेहतर ये होगा कि हम उनसे मिलने उनके घर चलें। ये सुनकर आहान थोड़ा हैरान हो गया। उसे लगा कि ऐसे अचानक उनके घर जाना ठीक नहीं होगा, इसलिए उसने कहा, ये थोड़ा ज़्यादा डायरेक्ट नहीं हो जाएगा? वर्धन मुस्कुराया और उसने कहा, सामने वाली पार्टी ने पहला मूव कर दिया है, उनकी आइडेंटिटी हमें पता चल गई है, पर अगर हम उनके सामने नहीं गए और जीत गए तो उन्हें कैसा पता चलेगा कि वो किसकी वजह से हारे हैं? वर्धन ने ये बात इतना एरोगेंटली बोली थी कि एक बार आहान को ऐसा लगा जैसे उसमें कपीस की आत्मा घुस गई थी। दोनों एक जैसे ही थे और अब आहान को समझ आ गया था कि वो इतने वक्त से साथ क्यों थे। आहान ने उसके बारे में सोचा और कहा, ठीक है, चलो चलते हैं। आहान को लगा जैसे वहाँ पर जाने में और उनसे मिलने में कोई हर्ज नहीं था। इसके बाद दोनों उठे और वहाँ से उन लोगों से मिलने के लिए निकले जो ज्वेलरी बिजनेस में ये सब कर रहे थे। वर्धन ने आहान को रास्ता बताया और वो उस रास्ते पर चलने लगा। अब आहान उस पार्टी से मिलने के लिए बहुत क्यूरियस हो गया था। उधर अनिरुद्ध अपने घर में बैठा था और पिछले कुछ दिनों के रिकॉर्ड्स चेक कर रहा था। उन्होंने ऑलमोस्ट सारा ज्वेलरी मार्केट एक्वायर कर लिया था, बाकी बची कुची कंपनीज को भी जल्दी ही एक्वायर करने वाले थे। अनिरुद्ध को अपना तरीका बहुत क्रिएटिव लग रहा था, पर उसके हिसाब से बिजनेस फील्ड भी किसी युद्ध के मैदान से कम नहीं था। अगर वो ये सब नहीं करता तो वो कभी जीत नहीं पाता। जब वो इन सब के बारे में सोच रहा था तब किसी ने उसका दरवाज़ा खटखटाया और अनिरुद्ध ने उसे अंदर बुला लिया। जो अंदर आया था उसे देखकर अनिरुद्ध बहुत खुश हो गया और उसने कहा, चित्रेश, तुम आ गए। चित्रेश एक यंग लड़का था जिसकी उम्र 30 साल से कम की होगी। अपनी एज के कॉन्ट्रैक्ट में वो बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव का था। उसने कभी कोई गलती नहीं की थी और अनिरुद्ध को उस पर बहुत यकीन था। वो उस फैमिली का चहीता था और सब उससे बहुत प्यार करते थे। चित्रेश ने कहा, पापा, आपने मुझे बुलाया? अनिरुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, मैंने सुना तुम कहीं जाने वाले हो। हाँ, मैं यूरोप जाने वाला हूँ। मुझे आपको इसके बारे में पहले बता देना चाहिए था। उसका जवाब सुन अनिरुद्ध ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। तुम कहाँ जाते हो ये मेरे लिए जानना ज़रूरी नहीं है, पर अब मैंने तुम्हें बुलाया है तो तुम जानते ही होगे कि ये मैटर बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, मैं जानता हूँ, ये मैटर उस कपीस से रिलेटेड है। ये सुन अनिरुद्ध ने कहा, हाँ, पर यह बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। ये मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से उठाओ। अनिरुद्ध ने यह बात बहुत सीरियसली बोली थी, इसलिए चित्रेश भी सीरियस हो गया था। जब वो दोनों आपस में बात कर रहे थे तब किसी ने दरवाजे पर नॉक किया। अनिरुद्ध को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जब वो किसी से बात कर रहा होता था तब उसे डिस्टर्बेंस बिल्कुल पसंद नहीं था। पर फिर उसने सोचा कि ज़रूरी काम होगा, इसलिए उसने उसे अंदर बुला लिया। वो उनकी फैमिली का एक सर्वेंट था। जब वो अंदर आया तो उसने देखा कि चित्रेश भी वहीं पर खड़ा था। अनिरुद्ध ने कहा, जो बोलना है जल्दी बोलो। उस सर्वेंट ने कहा, वर्धन जी आए हैं, उनके साथ कोई और भी है। हमने उन्हें पहले कभी नहीं देखा है। जब आहान और अनिरुद्ध आमने सामने होंगे तब क्या होगा? वर्धन का नाम सुनकर अनिरुद्ध हैरान हो गया और वो अपने आप से कह रहा था, वर्धन आया है? वो तो कपीस के साथ काम करता है। वो यहाँ क्यों आया है? क्या उन्होंने ज्वेलरी मार्केट में एंटर करने का फैसला लिया है? अनिरुद्ध अपने आप से ही बड़बड़ा रहा था। उसके सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। उसने पूछा, क्या उन्होंने बताया कि वो यहाँ क्यों आए हैं? सर्वेंट ने कहा, उन्होंने बस इतना बोला है कि वो आपसे मिलने आए हैं। उन्होंने कहा कि अगर वो मुंबई में है और आपसे ना मिले तो फिर उन्हें यहाँ की फाइनेंशियल इकोनॉमी के बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। ये बात सुनकर अनिरुद्ध बहुत खुश हो गया था। वो इस तारीफ़ के तौर पर ले रहा था और तारीफ़ सुनना किसको पसंद नहीं होता। उसने कहा, अच्छा ठीक है, तुम उन्हें बिठाओ, मैं अभी आता हूँ। इतना सुनने के बाद वो सर्वेंट वहाँ से चला गया। अनिरुद्ध ने चित्रेश को देखा और कहा, तुम भी मेरे साथ चलो। वो दोनों शायद तुम्हारे जितने ही होंगे, इसलिए तुम बेहतर समझ सकोगे कि वो क्या सोच रहे हैं। चित्रेश ने कुछ नहीं कहा और बस सहमति में अपना सर हिला दिया। जब वो सर्वेंट आहान और वर्धन को रूम में लाया तब वो घर का इंटीरियर देखकर हैरान हो गया। वहाँ पर बहुत एंटीक शोपीस रखे हुए थे।
आहान को ऐसा लग रहा था जैसे वो अपना स्टेटस शो ऑफ कर रहे थे। जब वो दोनों बैठ गए और सर्वेंट वहाँ से चला गया, तब वर्धन ने आहान से कहा, मैंने काफ़ी इन्वेस्टिगेशन की, तब मुझे पता चला कि मार्केट में जो कुछ भी हो रहा है वो इनकी वजह से ही हो रहा है। वो यहाँ की बहुत रिच फैमिली है और 10 साल से यहाँ पर अपना दबदबा बनाए हुए हैं। उन्होंने बहुत लोगों को खाया है, तब जाकर वो यहाँ तक पहुँचे हैं। जब वर्धन ये बातें बोल रहा था तभी अनिरुद्ध और चित्रेश भी वहाँ आ गए थे। उन्हें लगा कि उन दोनों ने सारी बातें सुन ली होंगी, पर अनिरुद्ध जिस तरह से स्माइल करते हुए आ रहा था, उसने उनकी बातों को इग्नोर कर दिया था। आहान ने उसे देखा और उसे जज करने लगा। उसने देखा कि जिस तरह अनिरुद्ध स्माइल कर रहा था, साफ पता चल रहा था कि वो बहुत चंट था। अनिरुद्ध ने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप यहाँ पर आओगे, पर मुझे एक बात नहीं समझ आ रही कि आप सच में मुझसे मिलने आए हो या फिर कपीस ने आपको यहाँ भेजा है। वर्धन ने भी स्माइल किया और कहा, नहीं नहीं, मैं यहाँ खुद आया हूँ। आहान सर पहली बार मुंबई आए हैं और वो आपसे ना मिले तो कैसे चलेगा। अगर उन्हें आगे मुंबई में बिजनेस करना हुआ तो उनके लिए आसानी होगी। जब वर्धन ने आहान को उनसे इंट्रोड्यूस किया, तब अनिरुद्ध आहान की तरफ देखने लगा। वो एक ही बार में आहान को पहचान गया था और उसने कहा, आहान रायज़ादा। आहान भी हैरान हो गया था कि वो इतनी आसानी से उसे कैसे पहचान गया। उसने भी कहा, जी मैं पहली बार मुंबई आया हूँ तो आपसे मिलना चाहता था। आई होप मेरे यहाँ आने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अनिरुद्ध ने कहा, मुझे आपके यहाँ आने से भला क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मैं तो बहुत खुश हूँ कि आप यहाँ आए। सब जानते हैं कि आहान रायज़ादा कितना बड़ा नाम है। अगर मुझे पहले पता होता कि आप आ रहे हैं तो फिर मैं आपके वेलकम के लिए तैयारी करता, पर आप तो अचानक आ गए। पर अब आप आ ही गए हैं तो फिर मैं चाहता हूँ कि आप खाना खाकर ही जाएंगे। ये सुनकर आहान बहुत हैरान हो गया। उसे नहीं लगा था कि अनिरुद्ध उनका ऐसे वेलकम करेगा। उसके हिसाब से तो वो दोनों दुश्मन थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात से कैसे डील करें। तब तक वर्धन ने कहा, आप आहान सर को जानते हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मुझे आप दोनों को आपस में इंट्रोड्यूस नहीं करवाना पड़ेगा। और जहाँ तक की बात है खाना खाने की, तो मुझे नहीं लगता कि हमें मना करने की ज़रूरत है। आहान ने वर्धन की तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, पर अब जब वर्धन ने बोल दिया था तो आहान के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। इसलिए उसने कहा, ठीक है, हम यहाँ खाना खाते हैं। खाने में अभी टाइम था, इसलिए वो लोग आपस में बात करने बैठ गए, पर अब तक उन्होंने ज्वेलरी बिजनेस के बारे में कोई बात नहीं की थी। सच में ऐसा लग रहा था जैसे आहान बस उससे मिलने आया था। वो बस मुंबई के बारे में और वहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे थे। टाइम बहुत जल्दी गुजर गया और अनिरुद्ध के शेफ्स ने एक बहुत लेविश और अच्छा खाना प्रिपेयर कर दिया था। खाना तैयार था, इसलिए सब डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। पूरी टेबल पर खाना लगा हुआ था जो बहुत टेस्टी और टेम्पटिंग लग रहा था। वर्धन भी बैठ गया था और इतना सारा खाना देखकर उसके मुंह में पानी आ रहा था। उसने सबसे पहला अपना स्पून उठाया। आहान को उसका ये जेस्चर बहुत अजीब लगा। अनिरुद्ध भी इससे खुश नहीं था, पर उसने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। उसने कहा, खाना शुरू करते हैं, देखते हैं कि मेरे शेफ्स कैसा खाना बनाते हैं। सब लोग खाना खा रहे थे और साथ में ड्रिंक भी कर रहे थे। ये वाइन बहुत पुरानी थी और एक लिमिटेड एडिशन थी। आहान समझ गया था कि अनिरुद्ध हर तरह से बस शो ऑफ कर रहा था, पर आहान और वर्धन दोनों को ही इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वर्धन ने तो अपना वाइन गिलास ले लिया था और साथ ही वो खाना भी एंजॉय कर रहा था। उसने यहाँ खाना खाने के लिए भी हाँ शायद सिर्फ इसलिए बोला था क्योंकि उसे अच्छा खाना खाना था। वो बहुत ईगरली खाना खा रहा था। वहीं आहान बहुत रिजर्व था। वो बहुत धीरे धीरे खाना खा रहा था। कुछ ही देर में वर्धन को थोड़ा नशा होने लग गया था, पर फिर भी उसके दिमाग में बातें बहुत क्लियर थी। उसने कहा, अनिरुद्ध सर, आहान सर यहाँ आपके साथ बस खाना खाने नहीं आए हैं। अनिरुद्ध भी यह सुनकर हैरान हो गया था। उसने कहा, तो फिर क्या आप हमसे डील करने के लिए कपीस की मदद करना चाहते हैं। ये बात अनिरुद्ध ने बहुत सीरियसली बोली थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो आहान और वर्धन को वार्न कर रहा था। आहान को भी बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि अब तक जो माहौल इतना अच्छा और खुशनुमा था, अचानक से बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों पार्टीज आपस में लड़ने के लिए तैयार थी। पर आहान को अपनी बात रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो यहाँ पर बात करने ही आया था, पर वो कुछ नहीं बोल रहा था। उसकी तरफ से वर्धन ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अनिरुद्ध कंफ्यूज हो गया। उसने कहा, तो फिर क्या आप सच में सिर्फ मुझसे मिलने ही आए हो। अगर ऐसा है तो फिर मुझे खाना खाने में ज़्यादा मज़ा आएगा। पर वर्धन ने कहा, नहीं, आप अभी भी सही नहीं है। अनिरुद्ध को लग रहा था कि वर्धन सिर्फ उसके साथ टाइम पास कर रहा था, इसलिए उसे गुस्सा आ रहा था। जो वर्धन को घूर रहा था, जैसे उसे कह रहा हो
कि उसे जो बात करनी है साफ साफ करे। वर्धन ने ऐसे दिखाया कि उसने उसका चेहरा नहीं देखा और कहा, आहान सर यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि आपकी वजह से उनका बिजनेस खराब हो गया है। अब ये यहाँ पर जवाब जानने आए हैं। क्या आपके पास इस सवाल का कोई जवाब है? अनिरुद्ध हैरान हो गया। उसने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ भी हो सकता था। उसने कन्फर्म करने के लिए आहान की तरफ देखा। आहान के एक्सप्रेशन से साफ पता लग रहा था कि वर्धन सच बोल रहा था। उसने कहा, मुंबई में मेरी एक फ्रेंड की कंपनी है, शनाया ज्वेलरी। उनका सारा ऑर्डर तैयार था, पर आपकी वजह से सबने फ़ंड रिफ़ंड कर दिया। जब हमने किया तो पता चला कि ये सब आपकी वजह से हुआ है। अब मैं आपसे सवाल करने आया हूँ, क्या आप मुझे एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं? आहान के ये बात बोलने के बाद अनिरुद्ध उसे बहुत ध्यान से देख रहा था। वो देखना चाहता था कि आहान मजाक कर रहा है या सच बोल रहा है। आहान बहुत सीरियस था। उसकी हर बात सच थी और वो अनिरुद्ध से जवाब लेने ही आया था। अनिरुद्ध जानता था कि आहान का पूरे देश में बहुत नाम था। उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक थी। उसके पास कितने एसेट्स थे, इसका ठीक वैल्यूएशन तो किसी के पास नहीं था, पर सबको ये ज़रूर पता था कि उसके पास बहुत पैसा है। अनिरुद्ध आहान के खिलाफ नहीं खड़ा हो सकता था। वो जानता था कि वो उसकी बराबरी का नहीं है। अनिरुद्ध ने कहा, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं किसी से बात करता हूँ और इस मामले को रेक्टिफाई करने की कोशिश करता हूँ। आई होप आप मुझे माफ़ कर देंगे। ये सुनते ही आहान की आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि अभी जो वहाँ हुआ था वो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सब कुछ उसकी सोच से बहुत अलग हुआ था। वो दोनों वहाँ पर अनिरुद्ध का बैकग्राउंड देखने आए थे। उन्हें लगा कि वहाँ पर कोई ड्रामा होगा, तमाशा होगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि उनके सामने बैठे अनिरुद्ध ने तो तुरंत हार मान ली थी। आहान को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उसने वर्धन की तरफ देखा, पर वर्धन तो खुद बड़ी बड़ी आंखों से अनिरुद्ध की तरफ देख रहा था। उसके पास आहान के लिए कोई हिंट नहीं था। आहान ने कुछ पल सोचा। उसका यहाँ आने का मेन पर्पज़ तो पूरा हो ही गया था। वो चाहता था कि शनाया ज्वेलरी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और ऐसा हो गया था। अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे कपीस के साथ फाइट में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसने कुछ सोचा और कहा, आप बहुत सीधे बात करते हैं, पर मैं ऐसा नहीं हूँ। ये वाइन का गिलास खाली करने के बाद मैं भूल जाऊँगा कि ऐसा कुछ हुआ था। ये कन्वर्सेशन भी वाइन के साथ ख़त्म हो जाएगी। इतना बोलने के बाद उसने अपना वाइन गिलास ख़त्म कर दिया। खाना खाने के बाद वो लोग वापस वहाँ से जाने लगे। वहाँ से निकलने के बाद आहान ने वर्धन से पूछा, कुछ कहना है? क्या तुम्हें लगा था कि ये लोग ऐसे हार मान लेंगे? वर्धन ने कहा, आहान ने फिर से पूछा, तो क्या कपीस भी जानता था कि ऐसा ही होगा? वर्धन ने कहा, नहीं, मैं अनिरुद्ध के बारे में जानता था। मुझे पता था कि वो आपके सामने कभी नहीं आएगा, इसलिए हमने ये तरीका चूज़ किया। इससे हमारा एफर्ट और टाइम दोनों बच गए। आहान ने कहा, इस बात को जाने दो। इसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते पर निकल गए। आहान ने दिशा को कॉल किया। इस वक्त काफ़ी रात हो चुकी थी, पर दिशा जाग रही थी, इसलिए उसने फ़ोन उठाया और कहा, हेलो। आहान ने कहा, क्या आपके पास अभी टाइम है? क्या हम मिल सकते हैं? यह सुनकर दिशा हैरान हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी रात को उससे क्यों मिलना चाहता है। दिशा के मन में अलग अलग ख्याल आ रहे थे। वो आहान से मिलने के लिए घबरा रही थी। क्या वो आहान से मिलने के लिए मान जाएगी या मना कर देगी? उसने पैनिक होकर कहा, आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? आहान को यह सवाल बहुत अटपटा लगा। उसने कहा, क्योंकि मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। दिशा और ज़्यादा पैनिक करने लग गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी क्या बात है जो आहान को इतनी रात को करनी है। वो जानती थी कि अमीर लड़के कैसे होते हैं और उनके दिमाग में क्या चलता है, पर आहान ऐसा था या नहीं, ये वो समझ नहीं पा रही थी। दिशा ने सोचा, कहीं ये मुझे पसंद तो नहीं करने लग गए। इसके बाद ही उसने सोचा, क्या सोच रही है दिशा? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो बस नॉर्मल बात करना चाहते हों। कुछ बिजनेस रिलेटेड भी तो हो सकता है। पर ऐसा क्या काम है जो कल सुबह तक इंतज़ार नहीं कर सकते? वो फ़ोन पर भी तो बोल सकते हैं, पर शायद फ़ोन पर बोलने लायक बात ना हो। दिशा के मन में इस वक्त सवालों का सैलाब था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले और कैसे रिएक्ट करे। जब उसने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा, तब आहान ने कहा, दिशा, हम कल भी बात कर सकते हैं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। पर तभी अचानक से दिशा ने कहा, नहीं, हम अभी भी बात कर सकते हैं। दिशा नहीं जानती थी कि उसने ऐसा क्यों बोला था, पर अब उसने ऐसा बोल दिया था। आहान ने कहा, ठीक है, मैं आपके घर के नीचे आता हूँ, आप आ जाइए। ये सुन दिशा ने हड़बड़ाते हुए कहा, आप नीचे आ रहे हैं? आहान ने कहा, हाँ, मैं ये बात मिलकर करना चाहता हूँ। कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना बोलने के बाद दिशा ने फ़ोन रख दिया।
वो इतनी कंफ्यूज थी और उसके मन में इतने सारे सवाल थे कि अगर वो ज़्यादा देर बात करती तो अहान को पता चल जाता कि उसके मन में क्या चल रहा था। अहान पहले ये बात दिशा को फ़ोन पर ही बताने वाला था, पर फिर जब उसने सोचा कि ये बहुत बड़ी खुशखबरी है तो उसने उसे फ़ेस टू फेस बताने का फ़ैसला किया। आखिर इतनी बड़ी बात शेयर करने के लिए उसके पास बस दिशा ही तो थी। साथ ही वो ये भी जानता था कि दिशा अकेली रहती थी, इसलिए उसकी फैमिली भी डिस्टर्ब नहीं हो सकती थी। दिशा घर पर अकेली थी, इसलिए वो बहुत कैजुअली बैठी थी। उसने नाइट सूट पहना हुआ था और उसके चेहरे पर बिल्कुल मेकअप नहीं था। उसके बाल भी जुड़े में बंधे हुए थे। दिशा ने सोचा कि वो इस तरह अहान के सामने नहीं जा सकती, इसलिए उसने पहले अपने कपड़े चेंज किए और थोड़े फॉर्मल कपड़े पहने। इसके बाद उसने अपने बाल बनाए और हल्का सा मेकअप किया। ये सब करके जब वो नीचे पहुंची तो उसने देखा अहान पहले से ही उसका इंतज़ार कर रहा था। उसने कहा, आपको ज़्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा ना? अहान ने कहा, नहीं, मैं बस अभी आया हूँ। दिशा बहुत नर्वस थी। उसने पूछा, आपको क्या चाहिए, क्या बात करनी है? अहान को दिशा का ये बर्ताव बहुत अजीब लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी नर्वस क्यों है, पर फिर उसने सोचा कि शायद उसे इतना लेट बाहर आने की आदत नहीं होगी, इसलिए वो इतनी नर्वस है। अहान ने कहा, मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। दिशा अब नर्वस के साथ कंफ्यूज भी हो गई थी। उसने पूछा, गुड न्यूज़? अहान ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको पता है मैं आज कहाँ गया था? दिशा को समझ नहीं आ रहा था कि अहान इतनी घुमा फिरा कर बातें क्यों कर रहा था। ये सब उससे बहुत अलग थी जैसा उसने सोचा था। उसने अपने मन में बहुत सारे ख्याली पुलाव बनाए थे, पर अहान उसे ये बताने आया था कि वो आज कहाँ गया था। दिशा कहीं ना कहीं थोड़ा डिसअपॉइंटेड भी थी। उसने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा, मार्केट में जो हो रहा है उससे रिलेटेड कहीं? अहान खुश हो गया और उसने स्माइल करते हुए कहा, आपने बिल्कुल सही गैस किया। मैं उनसे मिलने गया था जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट्स के साथ ऐसा हो रहा था। मुझे लगा कि हमारे बीच में वहाँ बहस और ड्रामा होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने मेरी बात मान ली और वो अपनी गलती रेक्टिफाई करने के लिए तैयार है। ये सुनकर जैसे दिशा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। वो ये सुनकर इतना खुश थी, उसने उछलते हुए पूछा, क्या क्या आपने अभी जो कहा वो सच है? अहान मुस्कुराया और उसने कहा, आपको क्या लगता है कि मैं इतना फ्री हूँ कि ये बातें बताने के लिए इतनी रात को आपसे मिलने आऊँगा? दिशा भी स्माइल करने लगी, क्योंकि वो समझ गई थी कि ये सवाल बहुत ज़्यादा स्टूपिड था। वो और भी बहुत कुछ बोलना चाहती थी, पर अहान को देखकर वो चुप रही और उसने कुछ नहीं कहा। उसने कहा, मैं ऑफिस में सबको ये बात जल्द से जल्द बताना चाहती हूँ। वो सब भी जब ये सुनेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। अहान दिशा को देख रहा था। वो बहुत खुश थी। बहुत रात हो चुकी थी और उसने दिशा को भी गुड न्यूज़ दे थी, इसलिए उसने कहा, अब मैंने आपको सब बता ही दिया है तो मैं आपको और डिस्टर्ब नहीं करूँगा। मैं चलता हूँ, गुड नाइट। ये सुनकर दिशा ने कहा, अहान सर, आप ऊपर चलकर पानी या चाय कुछ लेना चाहेंगे? दिशा नहीं जानती थी कि वो ऐसा क्यों कर रही थी, पर उसने बिना सोचे समझे अहान को अपने घर इनवाइट कर लिया था। अहान के मन में दिशा का जैसा कैरेक्टर था, उसे नहीं लगा था कि वो ऐसी बात कहेगी, पर अब उसने कह दी थी तो उसके पास करने के लिए कुछ और था, और कुछ था भी नहीं। इसलिए उसने कहा, ओके लेट्स गो, वैसे भी मेरा कुछ पीने का मन कर रहा है। इस कन्वर्सेशन के बाद दिशा अपना फैसला तुरंत रिग्रेट करने लग गई। उसे लग रहा था कि उसे ये नहीं करना चाहिए था, पर अब वो आगे चल रही थी और अहान उसके पीछे चल रहा था। अहान जानता था कि दिशा का घर कैसा था, इसलिए वो सीधा लिविंग रूम में गया और सोफे पर बैठ गया। दिशा ने उसे पूछा, आप क्या लेंगे, चाय, कॉफ़ी, जूस? अहान ने पूछा, वाइन होगी? दिशा ने कहा, वाइन? अहान ने कहा, हाँ, आज हमें इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है तो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। दिशा ने सर हिलाया और अपने किचन में गई। अगर अहान को वाइन पीनी थी तो वो कुछ नहीं कर सकती थी। उसने अपने दिमाग के सारे सवालों को शांत कर दिया। उधर अहान दिशा का घर देख रहा था। सब कुछ बहुत साफ़ सुथरा और क्लीन था। साफ पता लग रहा था कि वहाँ पर कोई लड़की रहती थी। पूरे घर में एक बहुत अच्छी फ्रेगरेंस थी। जब दिशा किचन से वापस आई तो उसने अहान से कहा, बस यही एक बोतल है। अहान ने कहा, इट वर्क्स। इसके बाद दिशा अहान के पास आकर बैठ गई। अहान ने गिलास में वाइन डाली और दोनों ड्रिंक करने लगे। दिशा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। ये सच में उसकी फीलिंग्स थी या फिर वाइन का असर था, ये उसे समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद जब दोनों थोड़ा टिप्स हो गए तब अहान ने कहा, अब मुझे जाना चाहिए, आप अपना ख्याल रखना। दिशा ने कहा, रात बहुत हो चुकी है और आप थोड़े नशे में भी हैं। आज रात को आप यहाँ रुक सकते हैं। दिशा आज बहुत अजीब बिहेव कर रही थी और ये देखकर अहान बहुत हैरान था। उसने कहा, आर यू श्योर? आपके पास एक ही रूम और बेड है?
दिशा ने कहा, नो प्रॉब्लम। आहान ने भी सोचा कि अब बहुत रात हो चुकी है, इसलिए एक रात वहाँ रुकने में कोई हर्ज नहीं था। उसने कहा, ओके। इसके बाद दोनों दिशा के रूम में चले गए और सो गए। आहान साइड में रखे सोफे पर सोया था और दिशा बेड पर सो रही थी। जब अगली सुबह दिशा की आँख खुली और वह उठी तब आहान को वहाँ देखकर वो हैरान हो गई। उसने याद करने की कोशिश की पर वाइन के नशे की वजह से उसे कुछ ज़्यादा याद नहीं आया। वो बस ये जानती थी कि उसने ही आहान को वहाँ रुकने के लिए कहा था। आहान सोफे पर बैठा था और उसने दिशा से कहा, कुछ देर और सो जाओ, मैं अब चलता हूँ। दिशा कंबल में अपना मुंह छिपाकर सो गई। वो शर्म से लाल हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब आहान उसके बारे में क्या सोचेगा। ज्वेलरी का मैटर बहुत जल्दी सॉल्व हो गया था। आहान का जितना गोल्ड था सब वापस आ गया था और उनका प्रोसेस शुरू होकर बिक्री होनी शुरू हो गई थी। जितनी स्टेबल सप्लाई थी उतना ही स्टेबल प्रॉफिट हो रहा था। पर जो भी हुआ था वो इतना आसान और सिंपल नहीं था। भले ही अनिरुद्ध ने शनाया ज्वेलरी पर गिव अप कर दिया था, पर उसका प्लान कभी वो भी नहीं था। वो तो बस कपीस का इस मार्केट में एंटर करने का इंतज़ार कर रहा था और ये वक्त भी ज़्यादा दूर नहीं था। कपीस ने बहुत पहले ही मार्केट में एंटर करने के बारे में सोच लिया था। इसलिए कुछ वक्त बाद कपीस ने अपने सारे फंड्स इकट्ठा किए और ज्वेलरी मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। उसने बिल्कुल वही किया जिसका अनिरुद्ध इंतज़ार कर रहा था। कपीस ने एडवर्टाइजमेंट और प्रोसेसिंग पर बहुत पैसे खर्च किए थे, पर अभी भी कोई क्लियर रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा था। दोनों बस काम कर रहे थे और ऑब्जर्व कर रहे थे। अनिरुद्ध अपने विला के स्टडी रूम में बैठा था। उसका मूड कैसा था ये कोई नहीं बता सकता था। लड़ाई कपीस से थी, इसलिए उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया था और उसे लग रहा था कि अभी भी बहुत पैसा खर्च करने की ज़रूरत थी। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। वो जानता था कि बाहर चित्रेश है। उसने कहा, अंदर आ जाओ। चित्रेश जब अंदर आया तब वो खास खुश नहीं लग रहा था। उसका उदास चेहरा देखकर अनिरुद्ध ने पूछा, क्या हुआ, क्या सिचुएशन है? चित्रेश ने कहा, सिचुएशन कुछ खास नहीं है। कपीस ज्वेलरी इंडस्ट्री में तो आ गया, पर बाकी इंडस्ट्री में अभी भी वो पैसा ही है। सबने बहुत पैसा लगा दिया है, पर फिर भी वो कपीस को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। ये सुनकर अनिरुद्ध बहुत परेशान हो गया। उसने सोचा था कि अगर कपीस ज्वेलरी इंडस्ट्री में आ गया तो फिर वो बाकी इंडस्ट्री पर ध्यान नहीं दे पाएगा और वो उससे बाकी जगह से निकाल पाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ था। उसने कहा, उनसे कह दो कि अगर वो कपीस को हराना चाहते हैं तो उन्हें 120% देना पड़ेगा। चित्रेश ने कहा, मैंने ये सब उन्हें बता दिया है, पर उनके पास फंड्स की कमी है। चित्रेश ने कहा, मैंने ये सब उन्हें बता दिया है, पर उनके पास फंड्स की कमी है। अनिरुद्ध ने कहा, अच्छा तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए? अगर हमने फॉरेन इन्वेस्टर्स की मदद नहीं ली तो फिर हम कपीस से डील नहीं कर पाएंगे। चित्रेश ने कहा, अगर कोई हमारी मदद कर सकता है तो वो एक ही इंसान है, आहान रायज़ादा। वो हमारी मदद कर दे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। जब चित्रेश ने आहान से मदद लेने की बात की तब अनिरुद्ध हैरान हो गया था। उसने डाउटफुली पूछा, मैंने सुना है कि कपीस और आहान अच्छे दोस्त हैं, क्या आहान कपीस के अगेंस्ट जाकर हमारी मदद करेगा? चित्रेश ने कहा, भाइयों में भी तो दुश्मनी हो जाती है, तो फिर ये तो दोस्त हैं। अपने फ़ायदे के लिए लोग कुछ भी करते हैं, इसलिए अगर हम आहान का अच्छा फ़ायदा करवाएं तो वो हमारी मदद ज़रूर करेगा। अनिरुद्ध जानता था कि चित्रेश जो बोल रहा था वो बेसलेस नहीं था। लोग अक्सर अपने फ़ायदे के लिए बाकी सब भूल जाते हैं, पर अगर उन्होंने आहान का ज़्यादा फ़ायदा करवा दिया तो फिर उनके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे और ये उनका प्लान नहीं था। उनका प्लान ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाना था। अनिरुद्ध ने कहा, मुझे इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। वैसे भी हमारे पास अब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। चित्रेश जानता था कि अनिरुद्ध की तरफ से कोई जवाब आएगा। वो जानना चाहता था कि उसके पिता कपीस को हराने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, पर अब वो समझ गया था कि वो जो कर रहे थे बस अपने फ़ायदे और प्रॉफिट के लिए कर रहे थे। अनिरुद्ध जो सोचता था अपने फ़ायदे के लिए सोचता था। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वो ये सब कभी शुरू नहीं करता। अनिरुद्ध से बात करने के बाद चित्रेश रूम से ही नहीं विला से भी बाहर निकल गया था। घड़ी में इस वक्त दोपहर के 3 बज रहे थे। उसने कुछ सोचा और फिर अपनी कार में बैठकर एक पार्क में आ गया। वो वहाँ पर किसी से मिलने आया था। वहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो अलग अलग चीज़ें बेच रहे थे। चारों तरफ हरे भरे पेड़ थे। बारिश की वजह से मौसम बहुत सुहाना लग रहा था। चित्रेश जिसका इंतज़ार कर रहा था वो अब तक वहाँ पर आया नहीं था,
इसलिए वो एक बेंच पर बैठ गया और इंतज़ार करने लगा। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज़ आई। एक बच्चा ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, पर उसके आसपास कोई नहीं था, इसलिए चित्रेश ने भी ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद वहाँ एक लड़का आया और उस बच्चे के साथ खेलने लगा। वो बच्चा खिलखिलाकर हंसने लग गया। इसके बाद वो लड़का चित्रेश के सामने आकर खड़ा हो गया। ये वही था जिससे मिलने चित्रेश इस पार्क में आया था। चित्रेश ने उस लड़के से कहा, मुझे देर से आने वाले लोग पसंद नहीं हैं, फिर भले ही वो कपीस जौहर ही क्यों ना हो। चित्रेश यहाँ पर कपीस से मिलने आया था। उसकी बात सुनकर कपीस मुस्कुराया और उसने कहा, मैं देर से नहीं आया हूँ, बस तुमने ढंग से देखा नहीं और मुझे पहचाना नहीं। चित्रेश ने उसे देखा और कहा, मैं यहाँ इसलिए नहीं आया हूँ क्योंकि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था, बल्कि मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं अपने सौतेले बाप को धोखा नहीं दूंगा। मैं उनके अगेंस्ट नहीं जाऊँगा। तुमने गलत आदमी से मदद मांगी है। कपीस मुस्कुराया और उसने कहा, तुम्हें पता है मैं शादीशुदा हूँ। मेरी एक बहुत खूबसूरत पत्नी है और मैं उसे बहुत प्यार भी करता हूँ। उसकी फैमिली के पास बहुत पैसा है। वो मेरे लिए रोज़ खाना बनाती है और मैं भी उसका पूरा ख्याल करता हूँ। अपने मन की बातें मैं उसे शेयर करता हूँ। चित्रेश को समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सारी बातें क्यों कर रहा था। वो बहुत कंफ्यूज्ड लुक के साथ उसे देख रहा था। उसने कहा, इन सब बातों का मैं क्या करूँ? उसके बाद कपीस ने एक लड़की की तरफ इशारा किया और कहा, वो लड़की देख रहे हो? बहुत खूबसूरत है ना? चित्रेश ने देखा कि वहाँ एक खूबसूरत लड़की बैठी थी। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, पर अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि शायद वो बहुत खूबसूरत होगी। उसने कहा, हाँ खूबसूरत तो है, पर ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? कपीस ने कहा, उसका नाम रिया है और वो मेरी गर्लफ्रेंड है। चित्रेश हैरान हो गया क्योंकि कपीस ने अभी कहा था कि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है, फिर ये गर्लफ्रेंड कहाँ से आ गई थी? उसने कहा, तो अभी तुमने जो अपनी पत्नी के बारे में कहा वो झूठ था? कपीस ने ना में अपना सर हिलाया और कहा, नहीं, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ऐसा किसने कहा कि अगर मैं किसी एक से प्यार करता हूँ तो किसी और से प्यार नहीं कर सकता हूँ? ये समझना इतना मुश्किल नहीं है कि मुझे पैसा भी पसंद है और लड़की भी। चित्रेश को ये सब समझने में बहुत कन्फ्यूज़न हो रही थी। वो भी बहुत अमीर था, पर फिर भी वो ऐसे लड़कियों के बीच में नहीं रहता था। वो ऑप्शन के लिए किसी से प्यार नहीं कर सकता था और ना ही किसी से प्यार की वजह से पैसे मांग सकता था। इन सब से उसका ईगो हर्ट हो जाता था। कपीश ने कहा, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम भी गर्लफ्रेंड बना लो। मैं बस ये कह रहा हूँ कि अपना फ़ायदा देखने में कुछ गलत नहीं है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये बात सुनकर चित्रेश सोच में पड़ गया। ये देखकर कपीश ने डेविल स्माइल दी। वो जानता था कि अगर उसने उससे इस तरह से बात की है तो बहुत कुछ खास हो सकता था। कपीश ने फिर से कहा, मैं तुम्हें तुरंत फैसला लेने के लिए नहीं कह रहा हूँ। तुम आराम से अपना टाइम लो और सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। मेरा ऑफ़र हमेशा रहेगा। जब कपीश ये बात बोल रहा था तब रिया उसके पास चलकर आ रही थी। कपीश ने कहा, मेरी गर्लफ्रेंड आ रही है तो मैं चलता हूँ। इसके बाद कपीश वहाँ से उठा और फिर उसने कुछ नहीं कहा। चित्रेश वहाँ पर बिल्कुल खामोश बैठा था। उसके चेहरे से साफ पता लग रहा था कि उसके मन में कितनी उलझनें थी। इस वक्त तेज़ धूप हो रही थी, पर फिर भी चित्रेश वहाँ से नहीं गया था। वो उसी बेंच पर बैठा रहा और कुछ सोचता रहा। एक तरफ अनिरुद्ध था, जिसका वो बहुत शुक्रगुजार था। उसका चित्रेश पर कर्ज था, और दूसरी तरफ वो खुद था। उसके लिए फैसला करना बहुत मुश्किल था। तुम्हें लगता है वो मान जाएगा? आहान ने कपीश से पूछा, जो उसके पास ही खड़ा था। वो तीनों भी इस वक्त वहीं पर थे और चित्रेश पर नज़र रखे हुए थे। कपीश ने आहान की तरफ देखा और कहा, मैं कोई अंतर्यामी थोड़े हूँ जो ये बता सकूँ कि कौन क्या सोच रहा है, पर ऐसा लग रहा है जैसे वो इस बारे में सोचेगा ज़रूर। अगर मैं आग में थोड़ा और घी डाल दूँ तो वो हमारा साथ ज़रूर देगा और तब मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी और मैं उसे छोड़ दूँगा। आहान ने कहा, तुम उसे धोखा दे दोगे? कपीश ने कहा, जो इंसान खुद के लिए अपने बाप को धोखा दे सकता है वो मुझे तो धोखा दे ही सकता है। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ जो ऐसे लोगों पर यकीन करूँगा। मैं उससे उतनी ही बात करूँगा जितनी की मुझे ज़रूरत है। ये बातें सुनकर आहान मुस्कुराने लगा। उसे एहसास हो गया था कि सच में कपीश अपना मतलब निकालने के लिए बहुत अलग अलग ट्रिक्स यूज़ करता था। वो लोगों के दिल और फीलिंग्स के साथ खेलता था। जब आहान ये सब सोच रहा था तब रिया ने कहा, आहान, आपको उसके लिए बुरा लग रहा है? आहान ने उसे देखा और कहा, क्या मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए? वो तो बस अपने आप को बचाना चाहता है ना। रिया ने कहा, जब कोई ऑप्शन नहीं बचता तब ऐसा फैसला लेना पड़ता है।
लास्ट में सरवाइव वही करता है जो अपने बारे में सोचता है। मैं एक लड़की हूँ और जानती हूँ कि धोखा देने वालों का जीना कितना मुश्किल हो जाता है। मैं कपीस को कभी धोखा नहीं दे सकती। अगर वो मारा जाएगा तो उसके साथ मैं भी मारी जाऊंगी। आहान कपीस को देखने लगा। वो उसका ओपिनियन जानना चाहता था। कपीस ने कहा, मैं नहीं हारूंगा। इस वक्त मुंबई में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे हरा सके। मैंने अपने आप को इस मुकाम पर पहुंचाया है। कपीस ने कहा, मैं नहीं हारूंगा। इस वक्त मुंबई में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे हरा सके। मैंने अपने आप को इस मुकाम पर पहुंचाया है जहां से मैं सिर्फ जीत कर ही आ सकता हूं। आहान थोड़ा डिसअपॉइंटेड था। वो कपीस के कॉन्फिडेंस को जानता था, पर फिर भी उसे लग रहा था कि वो ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा था। आहान को समझ नहीं आ रहा था कि वो कपीस को कैसे समझाए कि उसे ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जानता था कि कोई कपीस को कुछ भी समझा दे, वो किसी की नहीं सुनेगा, बस अपने मन की ही करेगा, भले ही उसके लिए उसे कितना भी बड़ा खामियाजा क्यों ना भुगतना पड़े। कुछ देर और वहाँ पर इंतज़ार करने के बाद कपीस ने कहा, चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। वैसे भी हम बहुत देर से चित्रेश पर नज़र रखे हुए हैं। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगा और रिया भी उसके पीछे चल दी। रात के अंधेरे में पेड़ बहुत डरावने लग रहे थे। वहाँ पर बहुत डिम लाइट थी और कुछ भी साफ साफ नज़र नहीं आ रहा था। इस वक्त तीनों अपनी कार की तरफ जा रहे थे। तभी आहान को नजर आया कि कुछ लोग किसी पर गैंग अप कर रहे थे। उनमें से कोई चिल्लाया, अपने आप को क्या समझता है? हमारे अगेंस्ट जाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अगर मेरा बस चले तो मैं तेरी यहीं जान ले लूँगा। उसने जब ध्यान से देखा तब उसे एक जाना पहचाना चेहरा नजर आया। आहान उस लड़के से बस एक बार ही मिला था, पर उसका चेहरा वो अच्छे से पहचान गया था क्योंकि उसकी मेमोरी पावर बहुत अच्छी थी। वो लड़का विद्युत था और कुछ लोग उसे घेर कर खड़े थे। तभी उनमें से एक ने कहा, अगर तूने कर्जा नहीं चुकाया तो अच्छा नहीं होगा। तू जानता है हम क्या कर सकते हैं? विद्युत बहुत घबराया हुआ था और अपनी जान की भीख मांग रहा था। उसने कहा, प्लीज़ प्लीज़ मुझे 2 दिन की मोहलत दे दो। मैं वादा करता हूँ कि 2 दिन में आपके सारे पैसे चुका दूंगा। प्रॉमिस, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा, पर प्लीज़ मुझे छोड़ दो। उस आदमी ने विद्युत को थप्पड़ मारा और कहा, तुझे मैं पागल नज़र आता हूँ क्या? कब से बस यही सुन रहा हूँ कि मोहलत दे दो, मोहलत दे दो। आज तुझे मेरे सारे पैसे चुकाने पड़ेंगे। आज या तो तू पैसे देगा या फिर मैं तुझे किसी से पैसे लेने लायक नहीं छोड़ूंगा। विद्युत ने कहा, मैं वादा करता हूँ कि आपके पैसे दे दूंगा। मैं कहीं नहीं भागूंगा और कैसे भी करके 2 दिन में सारे पैसे चुका दूंगा। विद्युत उनसे बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था, पर वो नहीं सुन रहे थे और उसे लगातार मार रहे थे। विद्युत की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। आहान ये सब देख रहा था। वो जानता था कि ये दिशा का छोटा भाई था। आहान अपनी जान पहचान के लोगों को इस हालत में नहीं देख सकता था, इसलिए वो उसकी मदद करने के लिए रुक गया। उसने कहा, रुक जाओ, इसे जाने दो। मैं इसे जानता हूँ और इसका जो भी हिसाब है मैं सेटल कर दूंगा। तुम लोग इसे मारना बंद करो। जब आहान ने उनका मामला सेटल करने की बात की तब उस ग्रुप का लीडर सामने आ गया। उसने कहा, तुम इस आदमी को जानते हो तो अच्छी बात है। इसे हमारे पैसे चुकाने हैं, तुम चुकाओगे? ये बात सुनकर आहान समझ गया था कि उन लोगों की विद्युत से और कोई दुश्मनी नहीं थी। वो बस अपने पैसे वापस लेना चाहते थे। आहान ने पहले विद्युत को देखा। इस वक्त उसकी हालत बहुत ख़राब थी। उसके कपड़े फट चुके थे और उसे जगह जगह चोट आई थी। आहान ने फिर उस ग्रुप के लीडर को देखा और कहा, सिर्फ पैसों के लिए कोई किसी को इस तरह मारता है क्या? उस आदमी ने कहा, यहाँ खड़े होकर ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम पैसे चुका सकते हो तो बात करो, वरना यहाँ से चलते बनो। आहान कुछ बोल पाता उससे पहले रिया आगे आई और उसने कहा, कितने पैसे हैं? वो जानती थी कि आहान उन लोगों से उलझ सकता है जो इस वक्त वो नहीं चाहती थी। उस आदमी ने कहा, 30,000 रुपये। रिया ने अपने ब्रांडेड बैग से 30,000 रुपये निकाले और कहा, ये लो अपने 30,000। उन गुंडों ने कभी रिया जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। उसे देखकर उनकी आंखों में चमक आ गई थी। वो पैसे लेने के बहाने रिया का हाथ पकड़ना चाहते थे, पर कपीस ये समझ गया था, इसलिए उसने उन्हें वार्न करते हुए कहा, इसे हाथ लगाने की सोचना भी मत, मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा, चुपचाप पैसे लो। वो आदमी ऐसी वार्निंग से बहुत डर गया था और उसने अपने सारे ख्याल छोड़ दिए थे। उसने चुपचाप उसके हाथ से पैसे ले लिए और उन्हें गिनने लगा। कपीस ने फिर चिल्लाते हुए गुस्से में कहा, अब यहाँ से दफ़ा हो जाओ। उन लोगों ने आहान और कपीस को देखा
उन्हें अपने पैसे मिल गए थे, इसलिए अब उन्हें किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं था। पैसे लेकर वो लोग वहाँ से निकल गए। वो ये भी जान गए थे कि वो आहान और कपीस से पंगा नहीं ले सकते थे। उनके जाने के बाद आहान विद्युत के पास आया और उसने कहा, कैसे हो तुम? विद्युत की आंखें सूजी हुई थी, इसलिए वो ढंग से खुल नहीं रही थी। उसे कुछ क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा था, पर फिर भी वो आहान को पहचान गया था। उसने कहा, आप तो दिशा के बॉयफ्रेंड हो ना? ये सुनकर आहान ने ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया। वो जानता था कि वो उसके और दिशा के बीच की सच्चाई नहीं जानता था। आहान ने पूछा, ये सब क्या चल रहा था? तुम ऐसे लोगों के साथ क्यों थे? और क्या ये सब दिशा को पता है? ऐसा लग रहा था जैसे विद्युत इस बारे में उन्हें बताना नहीं चाहता था। उसने कुछ सोचा और कहा, आप दीदी को ये सब मत बताना प्लीज़। मैं ठीक हूँ और आपके पैसे जल्दी वापस लौटा दूंगा। पर आहान इस वक्त पैसों के बारे में नहीं सोच रहा था। उसके लिए 30,000 रुपये कोई बड़ी बात नहीं थी, और वो जानता था कि कपीस और रिया के लिए भी वो मायने नहीं रखते थे। आहान ने उसकी चोट देखी और कहा, तुम्हें बहुत चोट आई है, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। इस पर विद्युत ने कहा, नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहने के बाद विद्युत दीवार का सहारा लेते हुए वहाँ से चला गया। वो आहान की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था। वो उसकी जितनी मदद कर सकता था उसने कर दी थी। अब अगर उसे मदद नहीं चाहिए थी तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो बस उसे वहाँ से जाते हुए देख रहा था। कपीस ने आहान को चिढ़ाते हुए कहा, तुम उसकी बहन के बॉयफ्रेंड हो, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए और तुम उसे अकेले ही जाने दे रहे हो। आहान ने कहा, वो एक अडल्ट है, वो अपने आप को खुद संभाल सकता है और अपने फैसले खुद कर सकता है। मुझे उसके पीछे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसे विद्युत के पीछे जाने की तो ज़रूरत नहीं थी, पर वो नहीं जानता था कि वो ये बात दिशा को बताएगा या नहीं। उसने सोचा कि ये इतना बड़ा मैटर नहीं था, इसलिए वो ये दिशा को बताकर परेशान नहीं करेगा। विद्युत इस वक्त बहुत परेशान था और पेमेंट पर लेटा हुआ था। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो होटल नहीं जा सकता था और ऐसी हालत में उसकी घर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो पेमेंट पर पड़ा रहा और सोचता रहा कि एक दिन वो अपना बहुत बड़ा नाम कमाएगा। एक दिन वो टॉप पर होगा और सब उसे जानेंगे और उसकी इज्जत करेंगे। देखते ही देखते विद्युत को वहीं पर नींद आ गई। रात बहुत हो चुकी थी और मुंबई में ठंडी हवाएं चल रही थी, पर यह शहर कभी सोता नहीं था, इसलिए कुछ लोग अभी भी बाहर थे। कोई बस ऐसे ही वॉक कर रहा था तो कोई बैठा हुआ था। आहान भी अपने होटल रूम में था और उसकी और कपीस की कन्वर्सेशन के बारे में सोच रहा था। सोचते सोचते आहान को नींद आ गई। अगली सुबह जब वो उठा तब उसे उम्मीद नहीं थी कि चित्रेश उससे मिलने आएगा। ऊपर से चित्रेश अकेला आया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे उसके होटल के बारे में कैसे पता चला था। उसने पूछा, तुम यहाँ? चित्रेश ने कहा, आपके विला से जाने के बाद हमने आपकी इन्वेस्टिगेशन करवाई थी। आहान समझ गया था कि उनके लिए उसे ढूंढना बिल्कुल मुश्किल नहीं था। उसे इस बात से खास फर्क नहीं पड़ता था। उसने चित्रेश को देखा और कहा, नीचे रेस्टोरेंट में जाकर बात करते हैं। तुम यहाँ मुझसे कुछ ज़रूरी बात करने ही आए हो? चित्रेश आहान की बात मान गया। नाश्ता ऑर्डर करने के बाद आहान उसके सामने बैठ गया। उसने कहा, तुम यहाँ पर मुझसे कपीस के मामले को लेकर बात करने आए हो ना? आहान जानता था कि कपीस ने उसके साथ क्या किया था, पर चित्रेश आहान और कपीस के बीच का रिश्ता नहीं जानता था। वो वहाँ पर आहान से मदद मांगने के लिए आया था। उसने हाँ में सर हिलाया और कहा, मुझे लगता है कि शायद आप जानते हैं कि मुंबई में कपीस को ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते। वो भले ही बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, पर लोग उससे नफरत भी बहुत करते हैं। ऐसे लोग बस कुछ वक्त के लिए स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, ज़िंदगी भर के लिए नहीं। आहान ने कहा, हाँ मैं ये सारी बातें जानता हूँ, पर यह सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? भले ही वो हार जाए, पर फिर भी वो हमेशा मेरा दोस्त रहेगा। और वैसे भी अभी की सिचुएशन देखकर ऐसा लगता नहीं कि वो हारने वाला है। चित्रेश ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ कि अभी के हालात हमारे लिए ख़राब हैं। हमने कपीस को अंडर एस्टिमेट किया था। उसके पास बहुत पैसा और पावर है, पर अगर वो हार जाता है तो फिर लोग याद रखेंगे कि उसके अगेंस्ट कोई खड़ा हुआ था। कपीस को हराने वाले का नाम बहुत होगा। आहान ने कहा, हाँ ऐसा तो ज़रूर होगा, पर फिर भी तुम ये सब बातें मुझसे क्यों कर रहे हो? कहीं तुम ये तो नहीं चाहते कि मैं कपीस के खिलाफ़ तुम्हारा साथ दूं? आहान ने भले ही ये बात मजाक में बोली थी, पर चित्रेश इस बात को लेकर बहुत सीरियस था। उसने कहा, मैं यही सोच रहा था, अगर आप कपीस के खिलाफ़ मेरा साथ दें तो मैं आपको बहुत कुछ दे सकता हूँ। आप सबसे पहले चूज़ कर सकते हैं कि आपको कपीस के असेस्ट में से क्या चाहिए। आहान ये बात सुनकर हैरान हो गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो उसके सामने ऐसा ऑफ़र रखेगा जहां वो कुछ भी सबसे पहले चूज़ कर सकता था। उसने तो बस ये बात मजाक में कही थी, पर चित्रेश इसके बारे में ही सोच रहा था
ये वो नहीं जानता था। आहान ने पूछा, क्या अनिरुद्ध जी जानते हैं कि तुम ऐसा करना चाहते हो? चित्रेश कुछ देर तो चुप रहा, फिर उसने कहा, नहीं, उन्हें यह नहीं पता है कि क्योंकि वो प्रॉफिट कम या उसे शेयर नहीं करना चाहते। आहान चौंक गया, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सब बातें उसे इतनी सच्चाई से क्यों बता रहा था। उसने कहा, अगर ऐसी बात है तो फिर तो मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। तुम्हें मुझे ये बात नहीं बतानी चाहिए थी। चित्रेश ने कहा, मैंने आपको ये बात इसलिए बताई है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप मेरा विश्वास करें। मेरे डैड अब नहीं जीत सकते हैं, ये बैटल उनके हाथ से निकल चुकी है। इसलिए अब अगर मुझे जीतना है तो मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, और वो है आप। आहान ने कहा, तुम्हें सच में लगता है कि मैं अपने दोस्त, अपने भाई के खिलाफ जाऊंगा? चित्रेश ने कहा, अब अपना फ़ायदा हो रहा हो तो फिर कोई भी किसी के भी अगेंस्ट जाने के लिए तैयार हो जाता है। अगर आप मेरा साथ देंगे तो मैं भी आपका बहुत फ़ायदा करवाऊंगा। आहान हैरान था, क्योंकि उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि जो आदमी कपीस के बहकावे में नहीं आ रहा था वो उसे बहकाने की और अपने साइड करने की कोशिश करेगा। आहान चित्रेश की हालत जानता था। उसे अगर जीतना था तो फिर उसके पास उससे मदद मांगने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। वो सिर्फ उसी की मदद से जीत सकता था। अनिरुद्ध उसके घर का था, इसलिए उसे ये बात समझाना ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला था। अभी सब कुछ कपीस का था, और अगर आहान चित्रेश का साथ देने के लिए मान जाता तो कपीस के हारने के बाद सब कुछ आहान का हो सकता था। चित्रेश सोच रहा था कि आहान इतने बड़े ऑफर को मना नहीं कर सकता, पर अफसोस आहान को इन सब से फ़र्क नहीं पड़ता था। उसके पास अपना पैसा और पावर थी, जिसके दम पर वो कुछ भी कर सकता था। उसने कहा, अगर मैं बहुत लालची या फिर बहुत एम्बिशियस इंसान होता तो शायद तुम्हारी बात मान लेता, पर ऐसा नहीं है। मेरे पास सब कुछ है, और अगर तुम मेरे बारे में पता कर लेते तो शायद तुम मेरे पास ये रिक्वेस्ट लेकर कभी नहीं आते। चित्रेश ये सुनकर हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई ज़्यादा पैसे लेने के लिए मना क्यों करेगा। वो ये सब समझ नहीं पा रहा था, और आहान उसे ये सब समझाने के मूड में नहीं था। उसने एक आखिरी बार चित्रेश को देखा और वहाँ से उठकर चला गया। आहान को वहाँ से जाते देख चित्रेश बस निराश ही हो सकता था। अब उसके पास अपने सौतेले बाप और कपीस में से किसी एक को चुनने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। चित्रेश हार नहीं मानना चाहता था। अगले दिन दोपहर को 3 बजे वो फिर से उसी पार्क में पहुंच गया। आज मौसम ठंडा था और तेज हवाएं चल रही थी। आहान ने कपीस को बताया था कि वो उससे मिलने आया था, इसलिए अब कपीस जानता था कि चित्रेश उससे मिलने भी ज़रूर आएगा, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। वो भी अभी पार्क में था और चित्रेश का इंतज़ार कर रहा था। कपीस ने कहा, लगता है ये अपने बाप को धोखा देने के लिए तैयार है। क्या सच में चित्रेश कपीस का साथ देगा, या फिर कुछ और अलग होने वाला है?